Hello friends, welcome to Tale Times. Let's begin our story Rebirth for My Love, Episode 8. अभीर दयाल शंकर शर्मा के साथ अपनी मीटिंग करके सीधा केके के पास जा रहा था। वो केके को जाकर दयाल शंकर के साथ की डील सफल हो गई है इस बारे बताने वाला था और अब आगे क्या करना है ये भी उसको केके से जानना था। अबीर का इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं गया कि कोई उसका बेहद देर से पीछा कर रहा है। इन सब से बेखबर वो डील के पूरा होने की खुशी में कार में ही रखी वोडका की बोतल उठाकर मुंह पर लगाता है। थोड़ी ही देर में अबीर के कारों का काफिला शहर के बाहर बने घने जंगल के अंदर एंटर करता है। उस जंगल की बीचों बीच जाके अबीर की कार एक ग्रीन कलर के बाहर से खंडक की तरह दिख रही विला के आगे जाके रुकती है। उस खंडक के आसपास बेहद सारे ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए गार्ड अपने हाथ में AK-47 लेके खड़े थे और उस खंडक को गार्ड कर रहे थे। अबीर की कार को देखकर एक गार्ड आगे आके उसका डोर ओपन करता है, जिसमें से भीड़ बड़े ही स्टाइल से उतरता है और खंडक के अंदर चला जाता है। वो खंडक बस बाहर से दिखने के लिए ही खंडक था, अंदर से किसी महल से कम नहीं था। वो केके का महल था। केके इस वक्त हॉल में ही बैठकर अबीर के आने का इंतजार कर रहा था। अबीर जाके सीधा केके के सामने को सोफे पे बैठ जाता है और केके से कहता है, हमारा काम हो गया है, दयाल शंकर अब सब सबल लेगा। इतना कहकर वो डेविल स्माइल केके को पास कर देता है। अबीर की बात सुनकर एक के चेहरे पर भी तिरछी स्माइल आ जाती है। केके कुछ कहता उससे पहले ही उस महल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। इसका मतलब था उस महल में कोई बाहर का आदमी घुस गया है, जिससे हॉल में बैठे केके और अबीर हड़बड़ा जाते हैं। वो लोग कुछ एक्शन लेते उससे पहले ही उनके कानों में गोलियों की आवाज आने लगती और काले कपड़े पहने हुए बेहद सारे आदमी अंदर आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। साथ में काले कपड़े पहने हुए लोग उस पूरी हवेली का चपा चपा देखने लगते हैं। इस हवेली मौजूद जितने भी लोग थे सबको केके सामने लाके गन पॉइंट पर रखते। केके का कंट्रोल रूम में जितने भी एक्सपर्ट थे सब हॉल में घुटने के बल बैठे थे। केके तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अचानक ये सब कैसे हो गया। उसने तो सब बेहद सीक्रेट तरीके से किया था, तो वो पकड़ा कैसा गया। और ऊपर से जब उसने ध्यान से काले कपड़े पहन हुए लोगों को देखा था तो उनके कड़े के ऊपर ड्रैगन किंग का बैच लगा हुआ था, जिसे देखकर केके की ओर साथ में अबीर की भी हवा टाइट हो गई। केके और कबीर अपने सामने पूरे काले कपड़े हुए गार्ड को देखकर उनके कपड़ों पर लगे बद से समझ गए थे कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 गैंग के मेंबर हैं। पर उन दोनों के ये समझ नहीं आ रहा था कि ये गैंग तो 2 सालों से कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। ये गैंग तो 2 साल पहले ऐसे गायब हो गई थी कि जैसे ड्रैगन किंग नाम की कोई गैंग धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थी। केके भी इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडिया आया था क्योंकि ड्रैगन किंग गैंग खत्म हो गई थी। पर अब इसके सामने ड्रैगन किंग गैंग की पूरी आर्मी खड़ी है। उसका दिमाग ही चलना बंद हो गया था, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले ही अबीर का पीछा करते व्हाइट ड्रैगन की टीम ये पर आ गई थी। आते ही उन लोगों ने ड्रैगन किंग की आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि उनको केके का ठिकाने का पता चल चुका था। ड्रैगन आर्मी भी वह पर कुछ वक्त में ही पहुंच गई थी। उन लोगों ने बाहर पहरा दे रही केके के गार्ड को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो पूरी आर्मी अंदर घुस कर केके और उसके हवेली के अंदर के उसके आदमी यो को गन पर पॉइंट पर ले लिया। केके पहले तो पकड़े जाने के डर से घबरा गया था, पर उसके पास अब भी इससे बचने के लिए एक बैकअप प्लान था। वो खुद को नॉर्मल करके अपने हाथ में पहन घड़ी का एक बटन प्रेस करने ही वाला था, तभी उसके हाथ पर एक गोली आकर रुकती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। सबका ध्यान गोली चलाने वाले पर चला जाता है। जब केके अपने दर्द को कंट्रोल गोली किसने चली उस दिशा में देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उस खंडक के गेट से बड़े ही स्टाइल में पूरी व्हाइट ड्रैगन की टीम अंदर आ रही थी। दूसरी तरफ शिव इस वक्त मेहरा मेंशन निकलकर सीधा नाइट लाइफ क्लब चला गया था। साथ में उसके पास व्हाइट ड्रैगन टीम की हर एक खबर, साथ में ही उनकी लोकेशन भी उसको अपने मोबाइल पर शो हो रही थी। उसको ये भी पता चल चुका था कि केके को उन लोगों ने गन पॉइंट पर लिया है। शिव को जब इस बारे में पता लगा तो उसने अपनी टीम को समय ना गवाते हुए केके को जल्दी से वहां से उठने को कहा था। शिव ये बात अच्छी तरह से जानता था, अगर केके उनके पकड़ में इतनी आसानी से निकाला होगा तो जरूर इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। वो इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है, उसके पास कोई न कोई तो बैकअप एंटी होगा ही, इसलिए शिव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अपनी टीम को सारी बातें समझकर शिव रात के 3 बजे नाइट लाइफ क्लब में था।
ये क्लब पूरी रात चालू रहता था और यह पर ही आज बेहद बड़ी डील होने वाली थी। शिव को जब इस बारे में पता चला तो वो ये पर उन लोगों को रेंज हाथ पकड़ने के लिए आ गया था, क्योंकि शिव अच्छी तरह से जानता था के उनको ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि के को अब तक तो पता चल ही चुका था कि इंडियन गवर्नमेंट को उसके मिशन की सभी जानकारी थी। वो उसको ढूंढने में और उसके मिशन को असफल करने पर लगे हुए हैं और इंडियन आर्मी और रॉ के लोगों ने 50% तक तो ये कम कर भी दिया है। उसको चारों तरफ से उसके ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। ये बात अब तक के अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वो सबका ध्यान भटकने के लिए छोटे मोटे गेम खेल रहा था और आज भी उसके ही कहने पर इस क्लब में कुछ बड़ा होने वाला था। पर इस प्लान के बारे में पहले से ही इंडियन आर्मी को रॉ को पता चल चुका था, इसलिए अब के खुद के ही बनाए हुए जल में फंसने वाला था। उसका कोई अपना बुरी तरह से आज बर्बाद होने वाला था। इस बात को उसको कुछ भी खबर नहीं थी, और अगर होती तो भी अब उसके पास बस पछतावे के अलावा अब और कुछ बाकी ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, खुराना विला। इस वक्त जेनिफर चारों तरफ से हरे रंग के कपड़े पहने हुए लोगों से घिरी हुई थी। उनके कपड़ों पर के का लोगो लगा था, जिससे जेनिफर उनको अच्छी तरह से पहचान गई थी। उन लोगों ने जेनिफर को गन पॉइंट पर ले रखा था। के को जेनिफर का उसको धोखे देने के बारे पता लग चुका था, इसलिए जैसे उसको जेनिफर के बारे में पता चला वैसे ही उसने अपने आदमियों को उसको मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। के जेनिफर से प्यार करता था, पर अब जब उसने उसको धोखा दिया था और दुश्मनी से हाथ मिला लिया था, तो अब वो उसको जिंदा नहीं रखना चाहता था। वैसे भी उसको पहले प्यार, पैसा और पावर थी, इसलिए जब जेनिफर ने उसको दिखा दिया तो वो उसे जान से अपने हाथों से ही मरने वाला था। पर उसके पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। जेनिफर की हालत इस वक्त बेहद खराब थी। उसको 3 गोलियां लगी थी, उसके सर से खून बह रहा था। अब उसके पास इन लोगों से लड़ने की जान ही नहीं बची थी। वैसे तो वो एक ट्रेन फाइटर थी, पर इतने सारे लोगों के आगे टिक नहीं सकी। उसके वफादार आदमी भी मर चुके थे। जेनिफर को अब अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। उसके से खड़ा एक गार्ड ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर चुकी थी। वो बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक गोली आकर उसके हाथ में लग गई, जिससे उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। साथ में उस आदमी की खतरनाक चीख उस विला में गूंज गई। कोई कुछ रिएक्ट करता या हमला कर पाता, उससे पहले उस हॉल में गोलियों की बारिश शुरू हुई और के आदमी एक एक करके हॉल के फर्श पर गिर पड़े। उस हॉल में ढेर सारे काले कपड़े हुए, चेहरे पर मास्क, आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए हुए बॉडीगार्ड आ गए। उन सबके कपड़ों पर एस क्वीन का बैच लगा हुआ था। उन्हीं से उन गार्ड का लीडर आगे आकर जेनिफर को उठाकर सोफे पर लिटा देता है। अपने साथ आए लेडी डॉक्टर को उसको इलाज करने को कहता है। जेनिफर की हालत बेहद ही खराब थी, जिसे देखकर वो डॉक्टर जेनिफर को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहती है। उसके कहते ही वो आदमी जेनिफर की उठाकर उस विला के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठ जाता है। उसने जेनिफर को बद सीट पर लेटा दिया था। डॉक्टर उसको फर्स्ट एड दे रही थी और सारे बॉडीगार्ड की कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। राघव इस वक्त एक सीक्रेट विला में था। उसके सामने एक आदमी को खुर्ची पर बांधा था। उस आदमी की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उसको बेहद टॉर्चर किया गया था। उसी के साथ राघव के सामने एक बड़ा सा सूट केस पड़ा था और उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी थे। उस सूट्स में ढेर सारा पैसा था और पास में पड़े डॉक्यूमेंट्स में जो था उसे देख के राघव का सिर चकरा गया था। उसने गुस्से से सामने चेयर पर बंदे आदमी को एक गुस्सा मार दिया। वो एक गुस्से से ही नहीं रुका, वो उसको तब तक मरता रहा जब तक उसकी हालत अदमरी ना हो गई थी। पॉइंट्स। के व्हाइट ड्रैगन के कैद से छूट पाएगा या नहीं? के अब आगे क्या करेगा? शिव आखिर किसको पकड़ने के लिए लाइट लाइफ क्लब में गया है, जो कि के बेहद करीब है? राघव इस वक्त एक सीक्रेट विला में था। उसके सामने एक आदमी को खुर्ची पर बांधा था। उस आदमी की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उसको बेहद टॉर्चर किया गया था। उसी के साथ राघव के सामने एक बड़ा सा सूट केस पड़ा था और उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी थे। उस सूट केस में ढेर सारा पैसा था और पास में पड़े डॉक्यूमेंट्स में जो था उसे देख के राघव का सिर चकरा गया था। उसने गुस्से से सामने चेयर पर बंदे आदमी को एक गुस्सा मार दिया। वो एक गुस्से से ही नहीं रुका, वो उसको तब तक मरता रहा जब तक उसकी हालत अदमरी ना हो गई थी। चेयर पर बंदे आदमी जब बेहोश होने के कगार पर पहुंच गया तब जाके कई राघव रुक जाता है। राघव उसकी बेहोश होने नहीं देता, वो वही पास में रखा हुआ पानी से भरा हुआ जग सामने चेयर से बंधे हुए आदमी के मुंह पर फेंक देता है,
जिससे वो आदमी दर्द से हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। राघव उसका जबड़ा कसकर पकड़कर उससे कहता है, और कौन कौन थारे साथ मिला हुआ है, जल्दी बता नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राघव की बात सुनकर वो आदमी अपना दर्द बर्दाश्त कर अपने आंखों में दर्द के साथ डर लिए राघव से कहता है, मुझे मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अबीर ने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और ये पैसा बाकी का वो काम पूरा होने के बाद देने वाला था, और उस डॉक्यूमेंट ने सब लिखा है क्या करना है, और बाकी का कबीर फोन करके बताने वाला था, बस इतना ही। राघव उसकी बात सुनकर उससे कहता है, तुमको शर्म नहीं आती, चांद पैसे के लिए अपने वतन को बेचने निकला, तुम जैसे लोगों को तो सूली पर लटकाना था। राघव के सामने जो आदमी चेयर पर बंधा था वो और कोई नहीं बल्कि ऑपोजिट पार्टी का नेता दयाल शंकर शर्मा था, जिसको राघव ने शिव के कहने पर उठाया था, क्योंकि वो अब जब उन लोगों ने केके को पकड़ लिया था तो अब वो इस दयाल शंकर शर्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। दयाल शंकर शर्मा की हालत बेहद खराब थी और उसको देखने से पता चल रहा था उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था, उसको जो भी करना था वो अभी तक उसको बताया नहीं गया था। जब टाइम आने वाला था तब उसको अबीर से उसके काम के बारे में पता चलने वाला था, इसलिए राघव ने अब उसको उसी कमरे में छोड़कर उसके पास से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स और पैसे का बैग लेके वो हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। जाते वक्त अपने खास आदमी को दयाल शंकर शर्मा की अच्छी से खातिरदारी करने को कहा। आखिर उसको जो चाहिए था वो उसके हाथ में था, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट लगे थे उससे उनका अब काफी रफ्तार इस मिशन का फेल करने का क्लू मिल गया था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में जेनिफर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका था, उसको लगी हुई 3 गोलियां ऑपरेशन करके निकल दी थी, अब वो खतरे से बाहर थी। उसकी कंडीशन नॉर्मल देखकर उसको मदद करने के लिए आए हुए गार्ड वहां पर उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करके वहां से इंडिया के लिए रवाना ही चुके थे। ग्रीन विला के अपने वॉच पर फिक्स किया हुआ रेड बटन को की इमरजेंसी बटन था, अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो उसकी सीक्रेट सिक्योरिटी टीम वहां आकर उसको बचा ले, पर उसके उस बटन को दबाने से पहले ही व्हाइट ड्रैगन टीम का मेंबर उसके हाथ पर गोली चला देता है। व्हाइट ड्रैगन वहां आकर के सामने जाकर खड़े होते हैं। के अपने आंखों में दर्द और डर लेके उनकी तरफ ही देख रहा था। W1 अपने गार्ड को के सारे आदमियों को सूट करने को कहता है। उसके ऑर्डर करते ही ग्रीन विला के अंदर जितने भी के गार्ड थे सब जमीन पर गिरने लगते हैं। उस हॉल में मौजूद के सारे आदमी मर चुके थे। अब वहां उस हॉल में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ड्रैगन के 10 मेंबर्स एंड उनकी ड्रैगन आर्मी थी, और अबीर और के था। शिव के ऑर्डर मिलते ही बिना वेट किए व्हाइट ड्रैगनस के और अबीर को उस महल से उठकर वहां से निकल जाते हैं, पर उन लोगों से एक गलती हो गई। उन लोगों ने के हाथ में मौजूद घड़ी था ले ली, पर उनका ध्यान अबीर पर नहीं गया। अबीर ने कब का अपने आदमियों को रेड सिग्नल भेज दिया था। अबीर इस वक्त सिर्फ बाहर से उनको दिखाने के लिए डरा हुआ देख रहा था, पर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। शायद उसको जब अनवर हमले का पता चल गया था तभी उसने उससे निकलने का उपाय ढूंढ लिया था। वो बाहर से जितना शांत दिख रहा था उतना अंदर से नहीं था। जैसे ही उनकी सबकी कार हाईवे पर आ गई थी वैसे ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी, जो कि उसने किसी के नज़र में आने से पहले ही छुपा ली थी। वो अपने मन 10 से उल्टी गिनती स्टार करता है। उसने बस इतना ही कहा होगा कि 10, 9, 8, 3, 2, 1। व्हाइट ड्रैगन की कार को कई सारे कार कवर कर लेती हैं। वो सारी कार व्हाइट कलर की थी। उनको देखते ही अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बस कुछ ही देर के लिए उसके होठों पर रही। जब उसने व्हाइट कार का कांच खुलता देखा और उस कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमियों को देखा, जिनको देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्से ने ले ली। नाइट लाइफ क्लब। इस वक्त उस पूरे क्लब के अंदर आर्मी चारों ओर फैली थी। विदाउट यूनिफॉर्म शिव उस क्लब के एक प्राइवेट रूम में बैठा था। उसके साथ बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में आर्मी के ऑफिसर बैठे थे। कुल मिलाकर शिव को पकड़कर उस रूम में 5 लोग थे और 50 आर्मी के जवानी ने उस पूरे क्लब को अपने अंदर ले लिया था। वो लोग उस पूरे क्लब में फैल गए थे। वो इस वक्त एक सर्व सामान्य इंसान की तरह लग रहे थे। शिव के रूम के ठीक सामने के रूम में 5 लोग थे जो कि इल्लीगल वेपन्स और ड्रग्स की डील करने के लिए वहां पर जमे थे। ये कोई मामूली वेपन्स या ड्रग्स नहीं थी। इन सारे ड्रग्स में एक अलग ही केमिकल मिक्स किया था, जिसके कारण अगर के का मिशन वायरस फेल भी ही गया तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा।
वो इन ड्रग्स के जरिए उस वायरस से भी भयानक बीमारी को इंडिया में फैलाने वाला था। इन ड्रग्स में जो केमिकल मिक्स किया था, जिस वजह से इस ड्रग्स को बेहद ही स्ट्रॉन्ग किया गया था, इस ड्रग्स का अगर एक डोज किसी ने ले लिया तो उसकी कुछ ही मिनटों में मौत होने वाली थी। ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स थे और उस आदमी की मौत के साथ ही उसके अंदर इस ड्रग्स के राशन से एक अजीब ही तरह की भिन्नती उसके संपर्क में आने वाले लोगों को हो जाएगी। वो बीमारी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और ऐसे ही सब जग फैल जाएगी और इस बीमारी के वजह से उस इंसान की मौत 1 मंथ के अंदर ही हो जाएगी। और अगर इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे ये बीमारी बेहद ही खतरनाक रूप लेने वाली थी। इसके चलते केके और उसके पीछे के लोग आसानी से इंडिया को अपने कंट्रोल में ले सकते थे, इसलिए कैसे भी करके इन ड्रग्स को कब्जे में करके उनको डिस्ट्रॉय करना था। उसकी के साथ वो जो वेपन्स इस वक्त उन लोगों के पास थे वो बेहद ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। शिव और उसकी टीम उनके सामने के रूम में नजर गड़ाए रखे थे। तभी उस रूम में कुछ हलचल नजर आती है, जिसको देखते ही शिव और उसके साथ के 4 लोग अलर्ट हो जाते हैं। सब अपनी अपनी पकड़ अपने अपने गन पर कस देते हैं। सामने की रूम में को भी लोग थे, उनकी डील हो गई थी। वो लोग बस वहां से निकलने ही वाले थे। उनके गेट खोलते ही शिव और उसके साथ आए हुए 4 ऑफिसर उस रूम में घुसकर गोलियां चलाने लगते हैं। अंदर के लोगों को संभालने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ ही समय में सब जमीन पर पड़े हुए थे। जब उनको लगा सब उनके कंट्रोल में है, तभी उस पूरे क्लब पर बाहर से हमला स्टार्ट होता है। सभी आर्मी के जवान अपनी पोस्टन ले लेते हैं और उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देने लगते हैं। शिव और उसकी टीम को लगा बस उस रूम में ही दुश्मन है, पर ये उनकी गलत फहमी थी। उस रूम में बस वेपन्स और ड्रग्स पैसे के बदले एक्सचेंज होने वाले थे, पर असली मास्टरमाइंड तो उसके सामने की रूम में बैठकर वो अपनी डील को होता हुआ देख रहा था। जब वो वहां पर हमला होता देखता है तो उस क्लब के बाहर और उसके अंदर फैले हुए अपने आदमियों को रेड अलर्ट का मैसेज भेज दिया, जिससे उन लोगों ने उस पूरे क्लब पर हमला बोल दिया। पास वाले रूम से वो मास्टरमाइंड और उसके साथ रूम में मौजूद 10 गार्ड जो कि वेल ट्रेंड थे वो शिव और उसकी टीम पर हमला करते हैं, जिससे बचने के लिए शिव और उसके आदमी उस रूम में मौजूद टेबल और चेयर के पीछे छुपकर उन पर गोलियां चला रहे थे। वो तो अच्छा हुआ इस वक्त उस क्लब में ज्यादा लोग थे और जितने भी थे उनकी वहां से निकलकर सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। अभी जिस रूम में डील हो रही थी उस रूम में बस शिव और उसके साथ 2 ऑफिसर थे और बाकी के 2 ऑफिसर बाहर से उन गार्ड पर हमला करते हैं। उन 10 गार्ड में से अब तक 5 लोग मर चुके थे, 5 बचे थे जो छुपकर वार कर रहे थे। उस फ्लोर पर बाहर से मास्टरमाइंड के गार्ड आने की कोशिश कर रहे थे, पर बाहर उन पर छुपकर हमला करने वाली आर्मी उनको ऊपर जाने ही नहीं दे रही थी। तभी वो मास्टरमाइंड चुपके से जब बाहर के 2 ऑफिसर का ध्यान उन 2 बॉडीगार्ड की तरफ था तब वो उनके ऊपर गन तान देता है, पर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले शिव उसके हाथ पर गोली चला देता है, जिससे उसके हाथ से गन गिर जाती है। उसकी चीख निकलती है। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। गोली बस उसको छू कर निकल गई थी। शिव रूम में मौजूद 2 ऑफिसर को वेपन्स और ड्रग्स का बैग उठाकर वहां से बाहर निकलने को कहता है। वो उनको कवर देने वाला था। उसने अपने हाथ में 2 गन पकड़ी जो कि फुली लोडेड थे। उसके बाद वो उन डोर के पीछे छुपकर बाहर कौन कौन है उसका पता लगने की कोशिश करता है। वो अपने ब्लूटूथ से बाहर के 2 ऑफिसर और नीचे खड़े अपने लोगों को कुछ कहता है। उसके बाद वो अपने पैंट के पॉकेट से कुछ निकलता है जो कि एक कैप्सूल के जैसा था। शिव उस कैप्सूल को डोर के बाहर फेंक देता है। शिव के उस कैप्सूल के बाहर फेंकने पर किसका भी ध्यान उस पर नहीं गया। कैप्सूल जमीन पर पड़ते ही उसमें से वाइट धुआं निकलने लगता है। शिव रूम में मौजूद 2 ऑफिसर को वेपन्स और ड्रग्स का बैग उठाकर वहां से बाहर निकलने को कहता है। वो उनको कवर देने वाला था। उसने अपने हाथ में 2 गन पकड़ी जो कि फुली लोडेड थे। उसके बाद वो उन डोर के पीछे छुपकर बाहर कौन कौन है उसका पता लगने की कोशिश करता है। वो अपने ब्लूटूथ से बाहर के 2 ऑफिसर और नीचे खड़े अपने लोगों को कुछ कहता है। उसके बाद वो अपने पैंट की पॉकेट से कुछ निकलता है जो कि एक कैप्सूल के जैसा था। शिव उस कैप्सूल को डोर के बाहर फेंक देता है। शिव के उस कैप्सूल के बाहर फेंकने पर किसका भी ध्यान उस पर नहीं गया। कैप्सूल जमीन पर पड़ते ही उसमें से वाइट धुआं निकलने लगता है। कैप्सूल से मिलने वाला वाइट धुआं धीरे धीरे इस पूरे फ्लो पर फैल जाता है, जिससे किसी को भी अपने सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए शिव के पीछे जो ऑफिसर ड्रग्स और वेपन्स और पैसे का बैग लिए हुए थे, शिव उनको उस फ्लो से नीचे ले जाता है
साथ उनके और 2 साथी भी उन्हीं के साथ बड़े ही चालाकी दिखाते हुए उस फ्लो से नीचे चले जाते हैं। शिव और सारे ऑफिसर और जवान उस दिए की वजह से किसी के भी नजर में आए बिना उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इस वक्त उस क्लब में बस वो मास्टरमाइंड और उसके आदमी मौजूद थे। उस क्लब के स्टाफ और वहां पर आए हुए लोगों को पहले ही वहां से निकलकर सेफ जगह ले जाया जा चुका था। वो कैप्सूल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि दुश्मन आगे का कुछ देख ही नहीं सकता था। इन लोगों ने अगर अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो उनकी आंखों में इस दुए की वजह से तेज दर्द होने लगता था, इसलिए सब ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शिव और आर्मी के जवानी ने अपने चेहरे पर एक अलग ही तरह का मास्क और गॉगल लगाया था। जब शिव ने उनको मैसेज भेजा था, इसलिए उनको इस कैप्सूल के दुए की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मास्टरमाइंड और उसके आदमी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे पर उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। 1 इंच की कैप्सूल ने उस पूरे क्लब को घेर लिया था। वो दुआ कुछ ही सेकंड में पूरे क्लब में फैल गया था। अब तो अंदर फेस हुए लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मास्टरमाइंड को जैसे तैसे रास्ता मिल गया था। वो अपने आदमियों को इन्फॉर्म कर क्लब से बाहर जाने ही वाला था कि वो क्लब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसमें जितने भी आदमी थे सारे उस क्लब के मलबे के नीचे दब जाते हैं। ये सब शिव और उसकी टीम बाहर खड़े होकर देख रहे थे। जब उनको ये तदली हुई दुश्मन खत्म हुआ है, तब वो लोग वहां से हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में पहुंच गए तब सुबह के 6 बजे थे। हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ और रॉ चिप उन लोगों का ही वेट कर रहे थे। उन लोगों के आते ही उन लोगों से इस मिशन के बारे में पूछते हैं, तो आर्मी के 4 ऑफिसर जो शिव के साथ थे वो उनको मिशन की सारी जानकारी देते हैं। तभी शिव को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो वहां मौजूद सबकी तरफ देखकर रॉ के चिप से कुछ कहकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अबीर जब उनकी करों को घेर हुए सफेद कार को देख रहा था, उनको देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। पर जब उसने उन करों के शीशे नीचे होते देखे और उनमें ड्राइविंग कर रहे बॉडीगार्ड को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसका बैकअप प्लान फेल हो गया था। ये कार अबीर के ही सिक्योरिटी गार्ड की थी और उनमें बैठे हुए लोग कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन आर्मी के मेंबर्स थे, जिनको देखकर वो समझ गया था कि उसके गार्ड अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन W5 ने नोटिस कर लिए थे, जिससे उसकी उस पर शक हो गया था। उसके मुताबिक ये एक्सप्रेशन तो के होने चाहिए थे, पर के चेहरे पर इस वक्त डर के सिवाय कुछ नहीं दिख रहे था और अबीर इस वक्त बेहद ही शांत और एक्सप्रेशन लेस लग रहा था। अभी नहीं बल्कि जब से उसको पकड़ लिया था तब से ही वो ऐसा था। पर अभी जब व्हाइट कार ने उनको कवर कर लिया है तो पहले उसके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई दे रही थी और जैसे ही उन करों में बैठे हुए लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और अजीब से ही एक्सप्रेशन देखने को मिल और अभी वो बिना एक्सप्रेशन के कार के बाहर देख रहा था। जैसे उसके मन में कुछ चल रहा है, वो क्या सोच रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। साथ में उसके हाथ की मुट्ठी भी कसी हुई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब W5 की नज़र उसके हाथ की बंधी हुई मुट्ठी पर गई तो वो सारा मांजरा समझ गया था। तभी उसने उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी दिल्ली जो कि अलग ही तरह की थी, निर्मल गाड़ियों से कुछ अलग ही थी। वो कुछ उससे कहता या कुछ करता उससे पहले ही अबीर जो इतने देर से शांत बैठा था, वो अपने पास बैठे हुए आदमी की गन छीनकर उस पर तान देता है। उसको ऐसे करते देख एक पल के लिए तो सब डर जाते हैं, पर अगले ही पल सबकी हंसी निकल जाती है। अबीर को कुछ समझ ही नहीं आता ये लोग हंस क्यों रहे हैं। वो असमंजस में उनकी तरफ देखता है तो जिस आदमी के सर पर उसने गन तानी थी वो उसके हाथ की गन छीनकर उस पर ही तान देता है। उसके ऐसे करने से अबीर के चेहरे पर कुछ पल के लिए डर दिखाई देता है, पर वो उसे बड़ी ही आसानी से छुपा लेता है। उस कार में बैठे सारे आदमी उसके ऊपर हंसते हैं और जिसने अभी अबीर पर गन पॉइंट की थी उससे उसका साथी कहता है, डी ठोक दे साले को। पागल को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ड्रैगन किंग के हर के मेंबर की उसकी पर्सनल गन होती है। उसको उसके सिवाय कोई भी नहीं चला सकता। उसमें एक अलग ही तरह का पासवर्ड और सेंसर लगा हुआ होता है। को आसानी से अपने बॉस या यूं कहीं मालिक को पहचान जाता है। और ये पागल आदमी हमको हमारी ही गन से मरने वाला था। क्या इसके अंदर जरा भी दिमाग नहीं? ये कैसे इतने बड़े मिशन पर काम कर रहा है? सब उसका मजाक उड़ने लगे। अपना मजाक उड़ाता देख उसको गुस्सा तो बेहद आता है, पर वो वहां पर चुपचाप बैठ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, किसी को उस पर शक न हो इसलिए।
उसके पास बैठे के पहले तो अभीर के हाथ में गन देखकर बेहद खुश हो गया था, पर जब उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद वो बिना एक्सप्रेशन के अपनी जगह पर बैठकर अपने हाथ में लगे बुलेट के घाव के वजह से हो रही दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मेहरा विला। श्रेया इस वक्त गहरी नींद में थी, तभी उसको अपने सामने कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। उसके सामने एक धुंधली सा किसी का अक्ष नजर आता है। वो अक्ष इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। श्रेया को उसका चेहरा साफ से तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस धुंधले अक्ष का गुस्सा उसको महसूस हो रहा था। वो अक्ष इस वक्त बेहद ही गुस्से में था, जिस वजह से उसके ऐसा पास का वातावरण बेहद की खतरनाक हो गया था। उसके गुस्से की वजह से उसके आसपास वातावरण में बदल हो गया था। जो जगह थोड़ी देर पहले शांत थी, अब उसके गुस्से की वजह से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी थी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसी के साथ वहां पर अजीब जी खतरनाक धुन सुनाई दे रही थी। तभी उस साए के पास कोई आता है और उससे कुछ कहता है, जो श्रेया को साफ तो सुनाई नहीं देता, पर वो महसूस कर पा रही थी। जैसे ही सामने के सेट ने ही उस परछाई से कुछ कहा, वैसे ही इस परछाई का गुस्सा और बढ़ गया, जिससे उसके सामने खड़ा हुआ साया भी डर से कांपने लगा। वो परछाई अपने सामने खड़े साए से कुछ कहती है। उसके बाद वो साया उस परछाई ने जो कहा है वो करने के लिए वहां से चला जाता है। वो परछाई वहीं पर खड़ी होकर अपने सामने के दूर तक फैले हुए जंगल को देखने लगती है, पर इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था ये बताना मुश्किल था। उस परछाई के हाथों की मुठियां अब भी कस के बंदी थी, जैसे वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। श्रेया अपने सामने का ये दृश्य देखकर कांपने लगती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वो अपनी आंख खोलने का प्रयास करती है, पर उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी और नहीं उसके मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो परछाई उसकी तरफ पलटती है। श्रेया का ध्यान जब उसकी तरफ जाता है, तब वो जैसे जैसे उसको ध्यान से देखने लगती है, वैसे वैसे उसके सामने वो परछाई जो अभी तक धुंधली थी, अब वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। वो परछाई पूरी तरफ से साफ हो जाती उससे पहले ही श्रेया को कोई पुकारता है, जिससे श्रेया का ध्यान उस परछाई से हट जाता है। ज्यूसेंस वो उस परछाई आखिर किसकी है ये देख ही नहीं पाती। उसको अपने सामने का दृश्य गायब होने से पहले बस उस परछाई जिस किसी की भी थी, उसकी लाल आंखें जो देखने से ऐसे लग रही थी जैसे अभी उन आंखों से खून बहने लग जाएगा। उसी आंखें बेहद ही खतरनाक थी। अगर कोई उसकी आंखें देख ले तो डर के मारे वही बेहोश हो जाए। श्रेया बस उसकी वो दो लाल आंखें ही देख पाई। उसके बाद उसकी आंखें जो इतने देर से वो खोलने की कोशिश कर रही थी तभी नहीं खुली, वो अब खुल गई थी। वो अपने आंखें खोलती है, यो उसको अपने बेड के पास डैड दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। जब वो देखते हैं कि श्रेया को होश आ गया, उसने अपनी आंखें खोल दी हैं, तो वो उससे कहते हैं, श्रेया तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया था तुमको, इतना पसीना क्यों आया। श्रेया के डैड श्रेया के लिए बेहद चिंता हो रही थी। वो श्रेया के कमरे के पास से गुजर राज थे, तभी उनको श्रेया के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, इसलिए वो श्रेया के कमरे का डोर नॉक करते हैं। उनके डोर को हाथ लगाने से वो खुल जाता है। रात को शिव श्रेया के रूम से बाहर गया था, इसलिए डोर अंदर से लॉक नहीं था। श्रेया के डैड जल्दी से अंदर जाते हैं तो उनको श्रेया अपने बेड पर पसीने से लथपथ दिखती है। वो कोई डरावना सपना देख रही थी। श्रेया के डैड को उसकी चिंता होती है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर श्रेया उठ ही नहीं रही थी। अब जब श्रेया ने अपनी आंखों को खोला तो उनको राहत की सांस आ गई, पर अपनी बेटी ठीक है या नहीं ये पता लगाने के लिए वो उससे सवाल करते हैं। श्रेया अपने डैड के वो ठीक है कि नहीं पूछने पर अपने होश में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर में केके का किस्सा खत्म हो जाएगा और श्रेया को आगाज हो चुका है। उसके डेथ के पीछे केके नहीं बल्कि कोई और ही है। केके तो बस एक मोहरा है, उसके पीछे कोई बेहद बड़ा माहिर खिलाड़ी है। आपको क्या लगता है, श्रेया उस तक पहुंच पाएगी? और उसकी अपने सपने में को धुंधली परछाई दिखी, क्या वो ही श्रेया का गुनहगार है? जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। श्रेया के डैड जल्दी से अंदर जाते हैं तो उनको श्रेया अपने बेड पर पसीने से लथपथ दिखती है। वो कोई डरावना सपना देख रही थी। श्रेया के डैड को उसकी चिंता होती है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर श्रेया उठ ही नहीं रही थी। अब जब श्रेया ने अपनी आंखों को खोला तो उनको राहत की सांस आ गई, पर अपनी बेटी ठीक है या नहीं ये पता लगाने के लिए वो उससे सवाल करते हैं। श्रेया अपने डैड के वो ठीक है कि नहीं पूछने पर अपने होश में आ जाती है। श्रेया अपने डैड को खुद के लिए परेशान होते देख उनसे कहती है, डैड आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ।
वो बुरा सोना देखा इसलिए बस कुछ नहीं। श्रेया के कहने पर उसके डैड उसको फ्रेश होकर नीचे आने को कहकर उसके रूम से बाहर चले जाते हैं। श्रेया डैड के उसके रूम से बाहर जाने के बाद अपने रूम का डोर बंद कर अभी उसने जो कुछ भी सपने में देखा उसके बारे में सोचने लगती है, पर उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो परछाई किसकी थी और उस साई ने ऐसा उससे क्या कहा था कि वो इतना गुस्से में आ गई थी, जिससे उसके आसपास का पूरा वातावरण ही चेंज हो गया था। इन सब से श्रेया को ये तो समझ आ रहा था कि उसका जल्द ही जिसकी भी ये परछाई है उससे जल्द ही उसका सामना होने वाला था। उसी के साथ श्रेया को ये भी पता चल चुका था या यूं कहीं ये एहसास हो गया था कि ये जिस किसी की भी परछाई उसने दिल्ली थी उसके पास भी श्रेया की जैसे ही पावर है, पर श्रेया की पावर पॉजिटिव है पर इस इंसान के अंदर जो भी शक्तियां हैं वो नकारात्मक थी। इससे ये बात तो पक्की थी कि ये को भी है, ये श्रेया का नया दुश्मन है। श्रेया उस परछाई के बारे में और ज्यादा याद करने लगती है, जो कुछ भी उसने अपने सपने में देखा था ताकि वो इस परछाई के बारे और पता लगा सके। पर तभी उसका फोन रिंग होता है। श्रेया अपना फोन देखती है तो उस पर शिव का कॉल आ रहा था। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से फोन उठाकर अपने कान पर लगाकर कहती है, हेलो। शिव एक पल के लिए श्रेया की प्यारी आवाज में खो सा जाता है। उसको बस श्रेया का हेलो कहना किसी मधुर सुर की तरह लग रहा था। जब शिव की कोई आवाज नहीं आती तो श्रेया फिर से हेलो कहती है, जिससे शिव अपने होश में आता है और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग जान, सॉरी वो जरूरी काम था इसलिए आपके उठने से पहले ही चला गया था। तुमने नाश्ता किया? श्रेया कहती है, गुड मॉर्निंग, मैं अभी ही उठी हूँ, अभी फ्रेश होने के बाद नाश्ता कर लूंगी। आपने किया? शिव उससे कहता है, अभी तक नहीं पर कुछ देर में कर लूंगा। अच्छा सुनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रेया शिव की आवाज में आता बदल पहचान लेती है। वो उससे कहती है, हाँ बोलिए ना। शिव कहता है, जान अभी मैं तुमको जो भी बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। श्रेया कहती है, ठीक है। शिव श्रेया को कपूर फैमिली से दूर रहने को कहता है, साथ में उसको कपूर फैमिली के रिलेटेड और भी बड़ी ही चीज बताता है को श्रेया को जानने के लिए जरूरी थी। शिव उसको ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि उसने कल श्रेया को राज और रिया के साथ मीटिंग करते हुए देखा था, वो भी वहीं पर था। वो इतना तो जान चुका था कि कपूर फैमिली में से आराधना, राज और रिया दुनिया के सामने खुद को दिखाते कुछ हैं और ये असल में और कुछ हैं। इसलिए वो श्रेया को पहले से ही उनके बारे में आगाह कर रहा था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि श्रेया को पहले से ही इनके बारे में अच्छे से पता था। श्रेया तो उन तीनों के रग रग से वाकिफ थी। श्रेया शिव की बातें सुनकर उसका आश्वस्त कर देती है। वो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उन तीनों से दूर ही रहेगी। वो शिव को अपने काम पर ध्यान देने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी शिव इस वक्त बेहद बड़े मिशन पर था और वो उसको पूरा करने के कुछ ही कदम दूर था। इसलिए श्रेया उसको खुद के बारे में न सोचने देकर अपने मिशन पर ध्यान लगाने के लिए कहती है। दोनों थोड़ी देर बड़ी ही बातें करके फोन रखकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। डीके मैंशन ये मुंबई के बाहर एक सुनसान जगह पर है। मैं सुनसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस मेंशन के आसपास के 1000 किलोमीटर की सारी जमीन इस मेंशन के मालिक ने खरीदी थी, इसलिए उसके आसपास के 1000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी नहीं रहता था। इस मेंशन की सिक्योरिटी बेहद ही टाइट थी। इसकी सिक्योरिटी 1000 किलोमीटर एरिया से ही शुरू हो जाती थी। इस मेंशन के अंदर या यूं कहीं कि 1000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता था। डीके मैंशन के बाहर 20 से 25 कार रुक जाती हैं, जिसमें से कुछ ब्लैक और कुछ वाइट थी। उन कार से ब्लैक कपड़े पहने हुए गार्ड निकलते हैं, जिनके चेहरे पर मास्क और गॉगल थे। उसी के साथ उनका यूनिफॉर्म भी ब्लैक था। ये और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन आर्मी थी। उन्हीं के साथ वाइट ड्रैगन भी उस कार से निकल जाते हैं। ड्रैगन आर्मी कार से निकलकर मेंशन के बाहर अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं। वाइट ड्रैगन के और अबीर को कार से निकल के सीधा डीके मेंशन के बेसमेंट में लेके जाते हैं। के और अबीर को बेसमेंट में बने हुए अलग अलग कमरे में रखा गया था। दोनों को ही जंजीरों से बंधा गया था। ये सब वाइट ड्रैगन का एक मेंबर यानी कि W5 ने किया था। उन दोनों को अलग कमरे में बंद करके वाइट ड्रैगन्स उस मेंशन में बने अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। जब तक उनका बॉस यानी किंग वहां पर न आए तब तक वो लोग रेस्ट करने का सोचते हैं। उनका मिशन तो यहीं पर कंप्लीट हो चुका था। डीके मैंशन किसी और का नहीं शिव का ही था। ये तो अब तक आप सब लोगों को पता चल ही जाता होगा। ये मैंशन बेहद बड़ा था।
इसमें ड्राहो किंग के हर एक मेंबर के लिए अलग रूम था। इन सब की जरूरत की सारी चीज वहां पर मौजूद होती थी। डी के मैंशन का एक हिस्सा ड्रैगन किंग गैंग के मेंबर्स का था तो दूसरा पूरा हिस्सा एकल शिव का था। वहां पर ड्रैगन किंग के किसी भी मेंबर्स का जाना मना था। वो सारा एरिया शिव के कंट्रोल में था। शिव के परमिशन के बिना वहां पर कोई परिंदा भी नहीं घुस सकता था। डी के मैंशन में जो शिव का स्पेस था वो पूरा उसके कंट्रोल में था। वहां जो भी सर्वेंट सफाई के लिए आते थे उनको कई सिक्योरिटी चेकअप से होकर गुजरना पड़ता था। ये सब शिव के ना होने पर था, पर अगर शिव डी के मैंशन में होता था तो उस हिस्से की सिक्योरिटी और भी टाइट होती थी। शिव के फिंगरप्रिंट के सिवाय वहां का कोई भी डोर या विंडो ओपन या क्लोज नहीं हो सकती थी। शिव ने उस पूरे मैंशन में सेंसर लगाया थे, साथ में वो ये सब अपने फोन से कंट्रोल करता था। कुछ ही समय में शिव राघव और राहुल के साथ डी के मैंशन में पहुंच गया था। शिव यानी कि किंग और उसके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड राहुल और राघव दोनों ही शिव के साथ इस वक्त डी के मैंशन में बने मीटिंग रूम में थे। उनके सामने बेसमेंट के 2 रूम की लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें इस वक्त के और अबीर को बंद किया गया था। शिव कुछ देर ध्यान से उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, कोई कुछ कहना चाहता है? जिस पर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें से W5 कहता है, किंग मुझको ये अबीर कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर शिव उसकी तरफ देखकर कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बताओ। W5 कहता है, किंग मुझको लगता है जो ये दिखा रहा है वो ये है नहीं और जो ये है वो हमसे छुपा हुआ है। वहां मौजूद सारे लोग शिवाय शिव यानी कि किंग सब इसकी गोल गोल बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही उनके सब के जानी में W1 की आवाज आती है जो कि अभी अभी वहां पर आया था। उसको जब W5 ने थोड़ी देर पहले अपना शक जाहिर किया था भीड़ और के ऊपर का, तभी वो इस बारे में पता लगाने गया था, इसलिए उसको यहाँ आने और कटे हो गया था। वो उस रूम में एंटर करके पहले तो किंग वहां पर लेट आने के लिए माफी मांगता है। उसके बाद अपने साथ लाई हुई फाइल किंग को देकर कहता है, इस फाइल में सारे सबूत हैं अबीर और के बारे में। उसके बाद वो वहां मौजूद सबकी तरह देखकर कहता है, W5 के कहने का मतलब ये है कि हम अब तक जिसको के समझ राज हैं वो के हैं ही नहीं और जो अबीर हैं वो अबीर नहीं हैं। W4 कहता है, इसका मतलब हमने गलत इंसान को पकड़ लिया। अब तक शिव ने W1 ने उसको जो फाइल दी थी वो सारी पढ़ ली थी जिससे उसको सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो W4 और बाकी सब की तरफ देखकर कहता है, एक्चुअली के जो हमारे सामने है अभी जिसे हमने पकड़ा है वो के नहीं बल्कि के वेश में अबीर है। और असली के तो पिछले 1 साल से यह इंडिया में था अबीर के वेश में। वो इंडिया में रहकर अपने मिशन की प्रिपरेशन कर रहा था और उसी के साथ अमेरिका में भी नकली के जरिए अपना काम कर रहा था। उसने ये सब इतने सफाई से किया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, उसके अपने आदमियों को भी नहीं। अबीर उर्फ के काफी मजा हुआ खिलाड़ी है। जब कोई जरूरी या यूं कहीं बेहद इम्पोर्टेंट डील हो तो ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करते थे। इतना कहकर किंग W5 और W1 की तरफ देखकर कहता है, गुड जॉब। अभी तक वहां मौजूद सबको भी सब समझ आ गया था कि W5 आखिर कहना क्या चाहता था। के और अबीर तो अब किंग के कैद में थे, तो जो वायरस इंडिया पे पहुंचने वाला था उनको आगे का ऑर्डर देने के लिए कोई भी बाहर नहीं था। ये सारे काम खुद अबीर करता था। वो डेली हर एक उसका काम कॉल करके समझता था, पर उन लोगों को पिछले 8 घंटों से कोई भी कॉल नहीं आया था, इसलिए सब परेशान थे आगे क्या करना है। एंटीडोट से भरी हुई बड़ी शिप भी इंडिया के अंदर एंटर कर चुकी थी। उसका बॉस बिलाल बस अब अपने अगले ऑर्डर का वेट कर रहा था। वो के को और अबीर को 100 से ज्यादा कॉल कर चुका था, पर अभी तक उसके एक भी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो बेहद घबरा गया था। इंडिया में क्या हुआ है इस बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था। उसको कुछ बुरा होने का शक होता है, नहीं तो के या अबीर उसका कॉल उठने में इतनी देर नहीं करते थे। वो कुछ और सोचता उससे पहले ही उसके शिप को चारों ओर से इंडियन नेवी ने घेर लिया था। के और अबीर तो अब किंग के कैद में थे, तो जो वायरस इंडिया पे पहुंचने वाला था उनको आगे का ऑर्डर देने के लिए कोई भी बाहर नहीं था। ये सारे काम खुद अबीर करता था। वो डेली हर एक को उसका काम कॉल करके समझता था, पर उन लोगों को पिछले 8 घंटों से कोई भी कॉल नहीं आया था, इसलिए सब परेशान थे आगे क्या करना है। एंटीडोट से भरी हुई बड़ी शिप भी इंडिया के अंदर एंटर कर चुकी थी। उसका बॉस बिलाल बस अब अपने अगले ऑर्डर का वेट कर रहा था। वो के को और अबीर को 100 से ज्यादा कॉल कर चुका था, पर अभी तक उसके एक भी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो बेहद घबरा गया था। इंडिया में क्या हुआ है
इस बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था। उसको कुछ बुरा होने का शक होता है, नहीं तो के या अभीर उसका कॉल उठने में इतनी देर नहीं करते थे। वो कुछ और सोचता उससे पहले ही उसके शिप को चारों ओर से इंडियन नेवी ने घेर लिया था। बिलाल जब अपने शिप को चारों ओर इंडियन नेवी ने घेरा हुआ देखता है तो उसके माथे से पसीना आने लगता है। वो बेहद घबरा गया था क्योंकि उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, पर वो ऐसे हार तो मान नहीं सकता था, इसलिए वो अपने लोगों को इंडियन नेवी पर हमला करने का ऑर्डर देता है। थोड़ी ही देर में जहां पर समुद्र में उठ रही लहरों की आवाज आ रही थी, वहां इस वक्त गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दोनों तरफ एक जंग छिड़ चुकी थी। थोड़ी ही समय बाद बिलाल और उसके आदमियों को बंदी बनाया गया। वो लोग इंडियन नेवी के आगे टिक नहीं पाए। बिलाल और उस शिप में जितने भी आदमी बचे थे सबको कैद कर लिया गया था। उसी के साथ उस शिप में जो भी सामान था वो सारा इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया था। इसी तरह जिस जिस रास्ते से को लोग वायरस को इंडिया लाए थे उन सबको अलग अलग जगह से पकड़ा गया। सभी को मुंबई में मौजूद इंडियन रॉ और इंडियन आर्मी के सीक्रेट बेस पर ले जाया गया था। अब इंडियन रॉ को आर्मी के पास वायरस और एंटीडोट दोनों ही था। उन लोगों ने ये सब ठीक के मिशन के एक्टिवेट करने के एक दिन पहले किया था। वायरस और एंटीडोट दोनों को ही साइंटिस्ट के पास भेजा गया उनको डिस्पोज करने के लिए, ताकि उसके वजह से किसी को भी कोई हानि न हो अगर ये गलती से भी कीड़े के हाथ में लगे तो। श्रेया को वायरस और एंटीडोट को आर्मी और रॉ ने पकड़ लेने के बारे में पता लगा, जिससे उसकी एक टेंशन तक कम हो गई, पर वो फिर भी अपने उस सपने के बारे में सोचकर परेशान थी जो उसने 5 दिन पहले देखा था, जिसने उसने वायरस के वजह से लोगों को मौत से जूझते देखा था। इस वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसने अपने सीक्रेट विला में बनाई हुई उस हाईटेक लैब में दुनिया के नंबर 1 और काबिल 10 साइंटिस्ट को हायर किया था। उन लोगों को उसने उस वायरस का तोड़ निकलने को कहा था। उसी के साथ उसने के ने जो एंटीडोट बनवाया था उसका भी टेस्ट करने को कहा था। साइंटिस्ट ने अपना काम कर लिया था। के ने बनाया हुआ एंटीडोट की जांच करने के बाद उनको पता चला कि ये इस वायरस पर इतना प्रभावी नहीं है। इससे बस वायरस का असर बस हम कुछ समय के लिए कम कर सकते थे, उसी के साथ उसके साइड इफेक्ट भी बेहद थे, इसलिए वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन 10 साइंटिस्ट और उनके नीचे काम करने वाले 100 से ज़्यादा लोगों ने दिन रात जगकर उस वायरस का तोड़ निकाला था। उसका टेस्ट करके उन लोगों ने उसका प्रोडक्शन भी कर दिया था। इस वक्त श्रेया के सामने वो सारा एंटीडोट मौजूद था। अब बस किसी भी तरह इसको लोगों तक पहुंचना था, जिस अगर वायरस का अटैक अभी नहीं भी हुआ तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम न हो, और होने के बाद वो वायरस लोगों पर इफेक्ट ही न कर पाए क्योंकि लोगों ने पहले ही इसकी लस ले ली होगी। श्रेया के सामने जो एंटीडोट था, श्रेया को बास कैसे भी करके इसका हर एक इंसान तक पहचाना था, इसलिए वो उसको पानी में मिक्स करके सब तक पूछना चाहती थी। इसलिए उसने और उसके साथियों ने एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक वो सब लोग इंडिया के अलग शहरों में जगह से पानी आता था उस स्रोत में ये एंटीडोट मिक्स कर देने वाले थे। इसलिए सबकी एक अलग अलग टीम बनाकर सबको एक एक शहर दे दिया गया। अब बस वक्त था उनके इस प्लान जा अंजाम देने का। इस एंटीडोट को पानी में मिलकर लोगों के उस पानी पीने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला था, बस उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ने वाली थी जिससे वो बीमारियों से और वायरस से लड़ सके, वायरस उन पर इफेक्ट न कर सके। श्रेया ने सबसे छुपकर उस एंटीडोट को और भी पावरफुल बनाने के लिए उसमें अपनी पावर डाल दी थी। अपने आठिया को कम समझकर श्रेया अपने सीक्रेट विला से मेहरा मेंशन आ चुकी थी। अब बस उसके पास एक काम बाकी था, वो ये था कि उसको बनाया हुआ एंटीफाइट को हवा में मिक्स करना था। श्रेया ने साइंटिस्ट ने बनाया हुआ एंटीडोट को अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसको ऐसा बनाया था जिससे वो आसानी से हवा में मिक्स हो जाए। अगर किसी को एंटीडोट पानी के जरिए न मिले तो भी उनको हवा में मिक्स हुआ एंटीडोट आसानी से मिल जाए। श्रेया ने इस काम को अंजाम देने के लिए रात का समय चुना। डी के मैंशन के बेसमेंट में जहां पर अभीर को बांधा था उस कमरे में शिव और उसके साथ राघव, राहुल और व्हाइट ड्रैगन्स एंटर करते हैं। शिव अबीर के सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। शिव ने इस वक्त सर से लेके पांव तक ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था। उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क था जिसमें एक खास तरह का लोगो था जिससे कोई भी उसको देख के ये आसानी से पहचान जाएगा ये कोई नहीं बल्कि ड्रैगन किंग का लीडर और अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह जिसको सब किंग के नाम से जाना जाता है, वो है। अबीर को उसको देख के कोई भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था उसको पकड़कर लेकर आने वाले किंग की सबसे खतरनाक टीम थी। अगर उन लोगों ने उसको पकड़ लिया है
तो उसकी मुलाकात किंग से जल्दी ही होने वाली थी और उसको इस बात का कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका था कि किंग को उसकी सच्चाई पता लग चुकी है कि वो ही असली के हैं। इसलिए उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशन नहीं थे, वो इमोशन लेस चेहरे के साथ वहां पर खड़ा था। पर कोई ये नहीं जान पाएगा कि वो इस वक्त अंदर से कितना डरा हुआ है। उसको अपनी मौत अपने सामने देख रही थी। वो जानता था वो ये से जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। उसने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किंग के पकड़ में आ जाए और उसका गलत कामों में हाथ हो तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता था। जिसने भी किंग को अपने सामने देखा वो उसके जिंदगी का आखिरी दिन होता था। इसलिए के अंदर से बेहद डरा हुआ था। तभी उस कमरे में किंग की यानी कि शिव की खतरनाक और जानलेवा आवाज आती है, जो कि अपने सामने जंजीरों से बंधे अबीर उर्फ के से कह रहा था। तो कैसा लग रहा है करण कपूर तुमको किंग के कैद में आके? वैसे मैंने तुम्हारा नाम सही लिया ना? क्या करण कपूर? किंग के मुंह से अपना असली नाम सुनकर अबीर को थोड़ी हैरानी होती है। वो एक तक किंग के चेहरे को देखने लगता है। किंग उससे कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुम्हारी सारी जन्म कुंडली पता है। तुम अबीर उर्फ के मतलब तुम्हारा असली नाम करण कपूर, जिसने अब तक 50 से भी ज्यादा वेश बदल लिए हैं और अभी मेरे सामने अबीर के नाम से खड़ा है। वैसे मानना पड़ेगा, अपने सगे भाई को ही मार दिया। उससे पहले उसके असली वारिस यानी कि श्रेया कपूर को मारा, फिर अपने भाई को, वो भी अपने भाई की पत्नी के साथ मिलकर। ओह सॉरी, वो तो तुम्हारी प्रेमिका है ना, जिसे तुमने अपने भाई से शादी करने को कहा था। सही कहना मैंने, अब तो तुमको पता चल ही चुका होगा ना कि मुझे तुम्हारी सारी जन्म कुंडली पता है। तो अब हम ये सब छोड़ते हैं, क्योंकि मुझको तुम्हारी इस जन्म कुंडली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम सीधा काम की बात पर आते हैं। शिव ने अबीर के सामने ये सब लिए कहा क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आखिर श्रेया कपूर के मौत के पीछे अबीर का हाथ तो नहीं। अबीर अपनी सच्चाई किंग के मुंह से सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, पर जब किंग ने उसको श्रेया कपूर की मौत का जिम्मेदार ठहराया था ये सही नहीं था। उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये तो उसकी बेटी यानी कि आराधना और उसकी बेटी रिया कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर श्रेया को मारा था। उन्हें बस अपने भाई को मारा था। अबीर को किंग को खुद को श्रेया का हत्यारा सुन के अच्छा नहीं लगा। उसका एक उसूल था, जो भी काम उसने किया था वो सब डंके की चोट पर किया था, और अगर कोई काम उसने नहीं किया होता तो वो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेता था। वैसे तो वो श्रेया को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, पर ये बस वो चाहता था, पर असल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अबीर किंग की तरफ देखकर कहता है, किंग आपने जो भी कहा मेरे बारे में वो सब सच है, पर एक बात को छोड़कर मेरा अपने भाई की बेटी श्रेया की मौत के पीछे कोई हाथ नहीं है। मैं मेरे किया हुए हर एक काम को डंके की चोट पर कबूल करता हूँ, पर श्रेया की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। अबीर ने बस इतना ही कहा होगा कि राघव उससे कहता है, हाँ मान लिया तुमने आलोक कपूर की बेटी श्रेया को नहीं मारा, पर इससे तुम्हारे गुनाह कम नहीं होते। राहुल किंग से कहता है, किंग हम इससे बातें ही क्यों कर रहे हैं, सीधा इसको इसके किए की सजा देते हैं। राहुल की बात पर किंग कुछ नहीं कहता। वो बिना एक्सप्रेशन के अबीर को घूर रहा था। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाना मुश्किल था। किंग अबीर से कहता है, तुमने क्या किया क्या नहीं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने इंडिया पर अपनी बुरी नज़र डाली, ये अच्छा नहीं किया। 20 साल पहले गए थे न तुम इंडिया छोड़कर, तो फिर वापस क्या आ गए? तुमको तो यूएसए की सिटीजनशिप भी मिल गई थी। वो इतना ही कहता है और राहुल को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर राहुल जल्दी अबीर के पीछे लगे हुए बटन में से एक बटन दबा देता है। उसके बाद वो शिव के पास आके खड़ा हो जाता है। शिव अपने हाथ में मौजूद रिमोट का रेड बटन दबा देता है, जिसके दबाते ही अबीर पर गर्म पानी गिरने लगता है, जिससे अबीर की चीख निकल जाती है। गर्म पानी पड़ने से अबीर की पूरी स्किन लाल हो गई थी। गर्म पानी से उसकी स्किन लहूलुहान हो गई थी। शिव जब अबीर की तरफ देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो गर्म पानी बंद कर देता है। उसके बाद वो अबीर की तरफ देखकर कहता है, तुमको क्या लगता है तुमको मैं इतने आसानी से मौत से दूंगा? तो तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो तुमको तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे तुमको अपने किए गए हर एक गलत काम के लिए पछतावा हो। उसकी बात सुनकर अबीर, जो पहले ही अपने दर्द को जैसे तैसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, किंग की बात सुनकर उसकी रीढ़ की हाड़ी कांप जाती है। उसकी बॉडी डर के वजह से कांपने लगती है। अबीर कुछ सोचने की हालत में ही नहीं था। तभी उसके कान में शिव यानी कि किंग की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। शिव अपने हाथ में मौजूद रिमोट का रेड बटन दबा देता है, जिसके दबाते ही अबीर पर गर्म पानी गिरने लगता है।
जिससे अबीर की चीख निकल जाती है। गर्म पानी पड़ने से अबीर की पूरी स्किन लाल हो गई थी। गर्म पानी से उसकी स्किन लहूलुहान हो गई थी। शिव जब अबीर की तरफ देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो गर्म पानी बंद कर देता है। उसके बाद वो अबीर की तरफ देखकर कहता है, तुमको क्या लगता है तुमको मैं इतने आसानी से मौत से दूंगा? तो तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो तुमको तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे तुमको अपने किए गए हर एक गलत काम के लिए पछतावा हो। उसकी बात सुनकर अबीर, जो पहले ही अपने दर्द को जैसे तैसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, किंग की बात सुनकर उसकी रीढ़ की हाड़ी कांप जाती है। उसकी बॉडी डर के वजह से कांपने लगती है। अबीर कुछ सोचने की हालत में ही नहीं था। तभी उसके कान में शिव यानी कि किंग की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। शिव अबीर की तरफ देखकर उसको एक किलिंग स्माइल देता है। उसके बाद राहुल को कुछ इशारा करता है। राहुल किंग का इशारा समझकर ड्रैगन आर्मी के गार्ड को अबीर को एसिड से भरे कंटेनर में डालने को कहता है। अबीर तो राहुल की बात सुनकर ही उसके हाथ पांव सन पड़ गए थे। वो पहले ही बेहद पीड़ा में था। अब जो भी उसके साथ होने वाला है वे सोचकर ही वो पहले से ज्यादा डर गए, और अब तो उसका शरीर थोड़ी देर पहले जितना कांप रहा था उससे ज्यादा अब कांपने लगा था। वो किंग की तरफ देखकर उसको ये न करने की भीख मांग रहा था। वो खुद को बचाने के लिए उससे जो कुछ भी हो सके वो कर रहा था। अभी वो पहले की तरफ अभिमानी नजर नहीं आ रहा था। अबीर के किंग के सामने गिरने से किंग उस पर रत्ती बार भी दया नहीं आई, और नहीं इस रूम में मौजूद किसी भी इंसान को उस पर तरस आया, क्योंकि सब उसके कारनामों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। और कहीं न कहीं वो लोग ये भी जानती थे, अगर आज ये जिंदा बच गया तो ये फिर से चांद पैसे के लिए इंडिया पर हमला कर देगा। इसलिए किसी को भी उसके यूं गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल का ऑर्डर मानकर वहां पर मौजूद 2 गार्ड अबीर को ले जाके उसी रूम में मौजूद कंटेनर में बांध देते हैं। उसके बाद वो कांच का कंटेनर का डोर बंद करके उसके साइड में लगा हुआ रेड बटन ऑन करते हैं। जैसे ही वो बटन ऑन होता है, वैसे ही अबीर के ऊपर एसिड की बूंदें गिरने लगती हैं, जिससे अबीर की भयानक चीखें उस रूम में गूंज जाती हैं। सामने का नज़ारा इतना खतरनाक था, पर उस रूम में मौजूद किसी भी इंसान के चेहरे पर डर या फिर और कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था, जैसे ये सब उन सब के लिए आम सी बात हो। और ये सही भी था, वो लोग तो इससे भी खतरनाक टॉर्चर अपने सामने होते हुए देख चुके थे, और वो खुद भी लोगों को टॉर्चर करते थे जो बुरे काम करते थे। बीतते वक्त के साथ एसिड अबीर के शरीर पर तेजी से पड़ने लगा था। अबीर की पूरी स्किन एसिड के वजह से गलने लगी थी, साथ में उसकी चीखें भी तेज हो रही थी। धीरे धीरे अबीर के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी चीखें भी शांत हो गई थी। अबीर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसकी पूरी बॉडी एसिड के प्रवाह से गल गई थी। उसके बॉडी का कोई नामो निशान ही नहीं बचा था। अबीर के मरने के बाद किंग और उसके साथ सभी उस रूम से बाहर चले जाते हैं। दूसरे रूम में केके को बेहद ही बुरी तरह से टॉर्चर किया था। वैसे केके नहीं, वो अबीर था जिसने केके के कहने पर उसका वेश लिया था। उसको अभी हम केके के ही कहते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। केके के शरीर पर जगह जगह पर चली के निशान थे, साथ में हॉन्टर के निशान भी थे, जिनसे अभी भी खून निकल रहा था। उसकी हालत अधमारी सी हो गई थी। उसको अब तक जिंदा रखा था क्योंकि किंग को उससे कुछ जानना था। किंग को अच्छी तरह से पता था अबीर तो अपना मुंह खोलने वाला नहीं था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा। उसके पास उसको जो जानना था या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके लिए केके था ही। किंग उस रूम में एंटर करके सीधा केके को जिस चेयर से बंधा था उसके सामने बैठ जाता है। केके को जब अपने सामने किसी का बैठे होने का एहसास होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है, और जैसे ही उसके सामने शिव का मास्क से ढका चेहरा आता है, जिसे देखकर केके बेहद डर जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, किंग अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। शिव उसकी तरफ देखकर उसको एक डेविल स्माइल पास करके कहता है, हाँ, तुम्हारा मालिक बॉस जो भी है वो तो अब रहा नहीं। अब मैं तुमसे जो भी पूछने वाला हूँ उस सब का जवाब सीधे सीधे देना, और वो भी सच, नहीं तो तुम्हारी वो हालत कर दूंगा कि तुम अपने जन्म लेने पर पछतावा करने लगोगे। ये सब शिव ने बेहद खतरनाक तरीके से कहा था, जिससे केके की हालत बेहद खराब हो गई थी। उसका पूरा शरीर डर से कँप रहा था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, वो बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। किंग उसके डेसे करने पर अपने चेहरे डेविल स्माइल लाकर उससे कहता है, ये को तुम इंडिया पर वायरस का अटैक करने जा रहे हो, ये किसके कहने पर कर रहे हो? तुम या वो तुम्हारी पहचान से इंडिया में 1 साल से रह रहा तुम्हारा बॉस, उसके अकेले की बस की तो ये बात नहीं है।
इसलिए सच सच बताओ कौन है जो तुम लोगों की मदद कर रहा है और अभी भी अंधेरे में ही है। के शिव की बात सुनकर अपना थूक निगल कर उससे कहता है कि किंग, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर मैंने एक बार बॉस से मून से सुना था इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। उनने इस काम के लिए बॉस को ढेर सारे पैसे दिए हैं और अगर इस काम में बॉस कामयाब होते हैं तो उनको उनकी संगठन यानी कि आईएसआई में अच्छी पोस्ट मिलेगी, जिसके लालच में आकर बॉस ने ये मिशन हाथ में लिया है। के इतना कहकर चुप हो जाता है। के की बात सुनकर शिव के चेहरे के एक्सप्रेशन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, पर बाकी लोगों ने जब इन सब में आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट के बारे में सुना तो उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी, पर ये सब बस कुछ पल के लिए था। शिव ने के से उसको जो जानकारी चाहिए वो सब निकल दी। उसके बाद वो उस रूम से बाहर चला गया और बाकी का सब व्हाइट ड्रैगन को संभलने को कहा। व्हाइट ड्रैगन के मेंबर भी संभलने का मतलब अच्छे से समझ गए थे, इसलिए वो के को भी उसके बॉस के पास बचने की तैयारी ही, क्योंकि उनके मुताबिक अपने मातृभूमि से गद्दी करने वालों की सजा सिर्फ मौत ही है, उसके अलावा कोई भी सजा उनके सामने छोटी है। शिव बेसमेंट से सीधा आर्मी और रॉ का कंबाइन हेडक्वार्टर था वहां पर चला गया। शिव जब अभीर को सजा दे रहा था तब श्रेया वहीं पर मौजूद थी। वो सब अपने आंखों से देख रही थी। उसने उस रूम में जो भी हुआ वो सब अपने आंखों से देखा था। उसके ये बात पता चल चुकी थी कि आभीर उर्फ के का उसके मौत में कोई भी हाथ नहीं था। साथ में उसके सामने ये भी सच्चाई आ गई थी कि भीर उर्फ के और कोई नहीं बल्कि उसके डैड का सगा भाई है। जब उसने ये सुना कि उसने उसके डैड को साजिश के तहत मार डाला तो उसको बेहद गुस्सा आ गया था। वो उसको अपने हाथों से जन से मरना चाहती थी, पर जब उसकी नज़र शिव पर गई तो उसको पता था शिव इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो वो उसे अपने हाथ से मरने का ख्याल छोड़ देती है। पर अभीर को जब एसिड के कंटेनर में रखा था तब वो रेड बटन श्रेया ने ही ऑन किया था। इस बारे में उस गार्ड को भी एहसास नहीं हुआ था। श्रेया अबीर के दर्दनाक मौत के बाद वहां से चली गई थी, पर उसने वहां शिव के मुंह से जब श्रेया कपूर यानी कि अपने पिछले जन्म का नाम सुना तो वो हैरान हो गई थी और वो इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर शिव उसके हत्यारों को क्यों ढूंढ रहा है, वो उसको कैसे जानता है। उसने अपना नाम जब उसके मुंह से सुना तब उसने शिव के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन नोटिस किए थे, जिससे वो और भी परेशान हो गई थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात का वक्त, आसमान में एक साया ब्लैक कपड़े पहने हुए आसमान में तेज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। वो जिस भी जगह से जाता उसके पीछे एक पीली रोशनी दिखाई देती जो कि कुछ सेकंड के बाद ही गायब हो जाती थी। वो साया ने कुछ हो घंटे में पूरे इंडिया का चक्कर मार डाला था। उसके पीछे जो पीली रोशनी निकल रही थी जो कुछ ही सेकंड बाद आसमान में ही कहीं गायब हो गई थी, उसके बाद इंडिया का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। हर तरफ एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। वातावरण में हुए अचानक इस बदलाव से हर कोई हैरान था और साथ में खुश भी। लोगों को ताज़ी हवा में सांस लेने के बाद एक अलग ही सुकून और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। जो लग तक हरे काम से घर आए थे उनकी थकान पल बारे में गायब हो गई थी। सब चैन की नींद सो रहे थे। प्राणी, पक्षी, सब जानवर भी इस वातावरण में आए बदलाव से खुश थे। सब जगह फैली हुई पॉजिटिव एंट्री से हर कोई आज की रात अपना दुख दर्द भूलकर सुकून की नींद सो रहा था। किसी को किसी बात की कोई चिंता परेशानी नहीं थी। सबको एक अलग ही सुकून की अनुभूति हो रही थी। ये सब इंडिया में जो रहा था, जिसके बारे में कोसों किलोमीटर दूर एक काले साए को भी पता चल गया था। उसको जब इस बारे में पता चला तो उसके आसपास के वातावरण में अचानक बेहद बड़ा बदलाव होने लगा था। उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था, या यूं कहें किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं थी। सब उस साए से आ रहे डेंजरस वाइब से उससे काफी दूर खड़े थे। सब लोग उसके गुस्से से डरे हुए थे। वो काला साया जब अपने गुस्से को कंट्रोल न कर सका तो वो जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कोई बहरा भी हो सकता था। साथ में उसकी चीख से उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त इंडिया में हुए इस बदलाव से कितना गुस्से में था, या कोई और ही बात थी उसके परेशानी की। ये हम अगले छोटे में देखेंगे। ये सब इंडिया में जो रहा था, जिसके बारे में कोसों किलोमीटर दूर एक काले साए को भी पता चल गया था। उसको जब इस बारे में पता चला तो उसके आसपास के वातावरण में अचानक बेहद बड़ा बदलाव होने लगा था। उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था, या यूं कहें किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं थी। सब उस साए से आ रहे डेंजरस वाइब से उससे काफी दूर खड़े थे। सब लोग उसके गुस्से से डरे हुए थे।
वो काला साया जब अपने गुस्से को कंट्रोल न कर सका तो वो जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कोई बेहरा भी हो सकता था। साथ में उसकी चीख से उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त इंडिया में हुए इस बदलाव से कितना गुस्से में था। शिव की कार एक 24 ऊंची बिल्डिंग के सामने आके रुक जाती है। उसके साथ उसका असिस्टेंट राघव भी था। दोनों ने अपना चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया था, सिर पर ब्लैक कैप और आंखों पर ब्लैक गॉगल पहने थे, जिससे उनकी असली चेहरा छुप गया था। कोई भी उन दोनों को पहचान नहीं सकता था। शिव और राघव कार से उतरकर इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इस बिल्डिंग में आर्मी और रॉ का सीक्रेट और खुफिया हेडक्वार्टर था। ये उस बिल्डिंग के नीचे बने बेसमेंट में था। वहां पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बेसमेंट में जाने के लिए बेहद सारी सिक्योरिटी और स्कैनिंग से गुजरना पड़ता था। शिव और राघव उस बिल्डिंग में बने स्पेशल लिफ्ट में चले जाते। लिफ्ट में जाके अपना स्पेशल कार्ड स्वाइपने के बाद वो लाइफ अपने आप नीचे बेसमेंट में जाने लगती है। बेसमेंट पहुंचने के बाद शिव और राघव उस लिफ्ट से उतरकर आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक बड़ा डोर दिखाई देता है। राघव उस डोर के साइड में लगा एक छोटा सा बटन दबाता है। किसी उनके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें पासवर्ड, आई स्कैनिंग, तुम का ऑप्शन दिखा रहा था। शिव उन सब फॉर्मेलिटी को पूरा करके एंटर बटन दबाता है। उसके ऐसा करते ही वो डोर खुल जाता है। डोर ओपन होने के बाद शिव और राघव उसके अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने और एक डोर दिखाई देता है जो कि एक पासवर्ड से खुलता है। राघव उसने पासवर्ड टाइप करके उस डोर से अंदर एंटर करते हैं। ऐसे ही उन लोगों को हेडक्वार्टर के में ऑफिस में पहुंचने के लिए और 5 डोर से होकर गुजरना पड़ता है ही एक डोर नई अलग अलग पासवर्ड लगा था। लास्ट डोर के ओपन होते ही उनके सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसमें बेहद सारे लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। सब अपने अपने काम में बिजी थे। शिव और राघव उन सब के बीच से होते हुए रॉ चिप के केबिन की तरफ चला जाता है जहां पर रॉ चीफ और आर्मी चीफ दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे और उनके साथ ही मिलिट्री और रॉ के कुछ बड़े ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। सबको इंतजार था शिव का और उनका इंतजार खत्म होता है जब वो सब रूम का डोर ओपन होता देखते हैं और उस डोर से शिव और उसके पीछे राघव एंटर करता है। शिव के वहां आते ही सब अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। सबके दिल में शिव के लिए एक अलग ही जग थी। आज तक शिव ने को भी ऑपरेशन किए थे, वो बेहद खतरनाक थे। शिव ने खतरनाक और नामुमकिन लगने वाले हर एक ऑपरेशन को अपने सूझबूझ और मेहनत से सक्सेसफुल किया था। शिव वहां मौजूद सबका आइडियल था। उन लोगों को शिव के असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तक उनको उसका असली चेहरे के बारे में भी कुछ नहीं पता था, पर फिर भी उसको बेहद सम्मान करते थे। शिव उस रूम में एंटर करके सीधा अपने सीट पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही सब अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। राघव शिव के साइड वाली चेयर पर बैठा था। शिव के सामने आर्मी चीफ और रॉ चिप बैठे थे। शिव बिना समय गवाए सीधे पॉइंट पर आता है। शिव अपने साथ लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को आर्मी चीफ और रॉ चीफ के आगे रख देता है। रॉ चीफ और आर्मी चीफ एक नज़र अपने सामने डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद शिव की तरफ देखते हैं। शिव उनकी तरफ देखकर कहता है, इस फाइल में इन सारे ऑफिसर और पॉलिटिशियन के नाम विद सबूत हैं जो कि इस मिशन में शामिल थे, जिन लोगों ने चंद पैसों के लिए अपने देश और खुद का ईमान बेच दिया है। अब इनका क्या करना है ये आप लोग अच्छे से जानते हो। इतना कह के वो राघव की तरफ देखता गई और उसको कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझ के राघव अपने साथ लाई हुई एक फाइल और पेनड्राइव टेबल पर रख देता है। शिव आगे कहता है, इस मिशन के पीछे आईएसआई का हाथ था और उसने सारे सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि के को मैंने उसके लिए की सजा दी है और इस वक्त आईएसआई का एक लीडर इंडिया में मौजूद है। शायद अब तक उसको इस मिशन के फेल होने की बात पता चल चुकी होगी और वो बेहद ही बौखला गया है। मेरे आदमी उसकी लोकेशन कुछ ही देर में भेज देंगे। आगे क्या करना है आप लोगों देखो। शिव इतना कहकर वहां मौजूद सबको एक नज़र देखकर अपनी चेयर से उठकर वहां से चला जाता है। उसने किसी को कुछ कहना जा मौका नहीं दिया। वहां मौजूद किसी भी इंसान को बुरा नहीं लगा क्योंकि अब सबको शिव के इस तरह के बेच की आदत हो चुकी थी। वो सीधा अपने काम की बात करता, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और उसके पास का ऑरा ऐसा था कि सब उससे दूर ही रहते थे। शिव के वहां से जाने के बाद वहां मौजूद सभी ने शिव ने उनको जो फाइल दी थी उसको देखने के बाद उन लोगों ने उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर की सस्पेंड करने की और उसके बाद अनवर मुकदमा लगने की नोटिस जारी करते, साथ में जो भी पॉलिटिशियन इसमें शामिल थे उनके खिलाफ भी नोटिस जारी की गई थी। उनमें से कोई भी आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता था।
शिव हेडक्वार्टर से निकलकर सीधा मेहरा विला चला गया। उसको श्रेया की याद आ रही थी। वो जल्दी से उसको अपने सामने देखना चाहता था। अभी सुबह के 4 बजे थे। शिव की कार तेजी से मेहरा विला की तरफ जा रही थी। राघव पहले ही दूसरी कार से वहां से अपने फ्लैट के लिए निकल गया था। शिव अपनी आंखें बंद करके कार की बैक सीट पर बैठा था। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है ये बता पाना मुश्किल था। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। शिव ने कार में बैठते ही अपने चेहरे पर लगाया हुआ मास्क निकल दिया था। इस वक्त उसका हैंडसम चेहरा कार में पड़ती स्ट्रीट लाइट में आसानी से देखा जा सकता था। शिव अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने श्रेया का खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है, जिसे देख के उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में ही कहता है, जान मैंने एक बार आपको खो दिया है पर उस बार नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरी श्रेया हो। मैं जानता ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। पहले तो मुझको ये यकीन करना आसान नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हारी डेथ बॉडी खुद अपनी आंखों से दिल ली थी। आज भी मुझे इस बात का पछतावा है। अगर मैंने पहले ही तुमको अपने दिल की बात बताई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने श्रेया मेहरा को देखा तो मुझे उसको देखने से मुझे लगा कि आप ही मेरे सामने हो। उसकी हर एक हरकत बातें आपसे मैच होती थी। पर जब मैंने उसके बारे नहीं पता किया तो मुझे पता चला कि जिस वक्त आपकी डेथ हो गई थी उसी वक्त उसकी बंद पड़ी हुई सांस चलने लगी थी। पहले तो मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था, पर जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मुझे यकीन हो गया है पुनर्जन्म होता है, ये सच है और उसके सबूत खुद में और मेरी जान है। हमारा प्यार हर एक जन्म में अधूरा रह गया है, पर इस जन्म में नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। पिछले जन्म में मैंने आपको बेहद ढूंढने की कोशिश की और आप मुझे मिली ही नहीं, और जब मिली तो आपकी शादी किसी और से हो रही थी। मैं कैसे आपको किसी और को होने देता, इसलिए मैंने तुमको शादी से किडनैप करने का पूरा प्लान बनाया था, पर उससे पहले ही उन लोगों ने तुमको जान से मार डाला। मैं इस वक्त जीते जी मर गया था जब मुझको ये सब पता चला, पर तभी मुझे एक साध्वी ने बताया आपने बस एक शरीर को त्याग दिया है और आप अब भी जिंदा हो किसी और शरीर में, जिसे सुनकर आपको पता है मैं कितना खुश हो गया था। उसके बाद मेरी मुलाकात श्रेया मेहरा से हुई जिसके शरीर में तुम्हारी आत्मा थी। मैं तुमको देखकर ही पहचान गया था। मैंने उस बार कोई देती ना करते हुए सीधा तुमको प्रपोज किया और आप मन भी गई हो। मुझे पता है तुम अब जल्दी ही 18 की हो जाएगी, उसके बाद मैं जल्दी ही तुमको अपना बनूंगा। हम जल्दी ही शफी करेंगे, मैं तुमसे अब और दूर नहीं सकता हूँ। शिव अपने मन इतना खुद से ही कहता है और कुछ सोचकर उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलकर बाहर रास्ते पर देखता है और खुद से ही कहता है, जान खतरा हमारे और तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी करके जल्दी से आपसे शादी करनी है। शिव ये खुद से ही कहता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। श्रेया इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर नींद का कतरा भी नहीं था, वो किसी सोच में गुम थी। श्रेया अभी कुछ ही समय पहले अपने रूम में आई थी। उसने अपने प्लान के मुताबिक वायरस का तोड़ यानी एंटीडोट को हवा में फैला दिया था और अब तक तो एंटीडोट हर एक इंसान के अंदर जा भी चुका था। पर जब से श्रेया वापस अपने रूम में आई थी उसको एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ बेहद बुरा होने वाला है। श्रेया जैसे ही अपनी आंखों को बंद करती उसके आंखों के सामने उसने सपने में देखा वो लाल आंखें आ जाती हैं जिसमें सब कुछ राख में मिलने का जुनून था। श्रेया अपने ही सोच में गुम थी कि तभी कोई उसके रूम में बालकनी से एंटर करता है और उसके पास बेड पर लेट जाता है। श्रेया अपने सोच में इतनी गुम हो गई थी कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके रूम में एंटर करके उसके बेड पर लेटकर उसको ही प्यार से निहार रहा है। श्रेया के रूम में आने वाला कोई और नहीं बल्कि शिव ही था। वो जब देखता है श्रेया किसी ख्याल में गुम है, उसको उसके आने की कोई खबर ही नहीं है। शिव को श्रेया को देखकर कुछ शरारत सूझती है। वो अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर श्रेया के कान के पास जाके कुछ कहता है, जिसे सुनकर श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पर जब से श्रेया वापस अपने रूम में आई थी उसको एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ बेहद बुरा होने वाला है। श्रेया जैसे ही अपनी आंखों को बंद करती उसके आंखों के सामने उसने सपने में देखा वो लाल आंखें आ जाती हैं जिसमें सब कुछ राख में मिलने का जुनून था। श्रेया अपने ही सोच में गुम थी कि तभी कोई उसके रूम में बालकनी से एंटर करता है और उसके पास बेड पर लेट जाता है। श्रेया अपने सोच में इतनी गुम हो गई थी कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके रूम में एंटर करके उसके बेड पर लेटकर उसको ही प्यार से निहार रहा है। श्रेया के रूम में आने वाला कोई और नहीं बल्कि शिव ही था। वो जब देखता है
श्रेया किसी ख्याल में गुम है, उसको उसके आने की कोई खबर ही नहीं है। शिव को श्रेया को देखकर कुछ शरारत सूझती है। वो अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर श्रेया के कान के पास जाके कुछ कहता है, जिसे सुनकर श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। श्रेया शिव की आवाज से अपने होश में आती है और बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगती है। शिव को इस वक्त उस पर बेहद प्यार आ रहा था। श्रेया इस वक्त बेहद क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। शिव बिना किसी बात की परवाह करे अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है। श्रेया शिव के इस सडन एक्शन से पहले तो शॉक हो जाती है, पर बाद में होश आकर वो भी शिव का साथ देने लगती है। शिव उसका साथ पाकर अपनी किस को पेशनेट किस में बदल देता है। अगली सुबह के 5 बजे शिव और श्रेया एक दूसरे को हग करके सो रहे थे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद शिव अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नज़र अपनी बाहों में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रही श्रेया पर पड़ जाती है, जिसे देख शिव के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शिव उसके माथे पर किस करके खुद से ही कहता है, आज की सुबह सबसे खूबसूरत है। मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो सबसे पहले मुझे मेरी जान का ही चेहरा देखना है। कोई बात नहीं, ये भी जल्द हो जाएगा। तुम्हारे 18 बर्थडे के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शिव के चेहरे पर प्यारी स्माइल थी। शिव श्रेया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पे किस करके वो श्रेया के रूम से निकल जाता है। श्रेया बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। दूसरी तरफ इंडिया से कोसों किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर, जहां पर कोसों मील दूर घना जंगल ही जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में बने एक सुंदर 2 मंजिले इमारत के अंदर एक रूम में, जिसमें पूरा अंधेरा था। उस रूम में एक इंसान रेटिंग चेयर पर बैठा था। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे जो कि उस रूम में मौजूद अंदर से मेल खाते थे। वो इंसान इस वक्त अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में गुम था। उसी रूम के बगल वाले रूम में 5 आदमी कंप्यूटर के आगे बैठे थे। उनके हाथ की उंगलियां उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। साथ में उन लोगों के चेहरे से पसीना पानी के बूंद के जैसा बह रहा था। उस रूम का टेम्परेचर बेहद ही हाई था। सब बेहद डरे हुए थे। उन्हें किसी भी कीमत पर अपना काम करना था। अगर कुछ भी देर हुई तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। वो 5 लोगों बेहद डरे हुए थे। तभी उस रूम का डोर खुलता है और उस रूम में एक आदमी एंटर करता है, जिसने इस वक्त पूरे काले कपड़े पहने थे। ये तक उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था। उसकी सिर्फ काली गहरी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जिसमें डर दिखाई दे रहा था। और उस आदमी के वहां एंटर करने से उन 5 लोग जो अपना काम करने में बिजी थे उन पर दबाव बढ़ने लगता है। वो आदमी अंदर आकर उन लोगों पर चिल्लाता हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को जो काम कहा था वो हुआ कि नहीं? उन 5 लोगों में से एक आदमी उससे कहता है, बॉस बस कुछ टाइम दे दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर अभी अंदर हुआ उनका बॉस अपनी खतरनाक आवाज में उससे कहता है, टाइम और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते और खुद को बड़ा हैकर समझते हो। मुझे 1 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। किसके लिए? तुमको जो करना है करो, अगर काम नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो बॉस वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया उन 5 लोगों को जो बेहद घबरा गए थे। उनके हाथ कंप्यूटर पर पहले से भी कहीं गुना तेजी से चल रहे थे। शिव जब सिंघानिया मेंशन आता है तो उसे हॉल में ही अपनी पूरी फैमिली बैठी हुई नजर आती है, जिनको देखकर शिव बिना कोई इमोशन के अपने दादू के पास जाके उनके पाँव छूता है। उसके बाद अपने दादी के पर छुके अपने मॉम को गले लगाता है। उसके बाद हॉल में बैठे बिना किसी की ओर देखे अपने दादी से फ्रेश होकर मिलते हैं कहकर अपनी रूम की तरफ चला गया। शिव को ऐसे जाता देख शिव के डैड की आंखें नमा हो गई थी, पर वो अपने आंखों में आई नमी जल्दी ही छुपा लेते हैं, किसी के भी नज़र में आए बिना। पर उनको ऐसा करते हुए उनकी माँ यानी कि मालती सिंघानिया देख चुकी थी। उनको अपने बेटे को ऐसा देखकर अच्छा नहीं लगती। वो जानती थी 7 साल की उस एक घटना के वजह से आज उनके पोते और बेटे में इतनी दूरी आई है। वो अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ चमत्कार करो कि ये बाप बेटा के बीच की ये दूरी जल्दी से खत्म हो जाए। शिव को ऐसे जाते देख चाचा जी अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखकर उनको धीर देते हैं। उनको अपने भाई को ऐसा देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जानते थे कि उनके बड़े भाई बाहर से दिखने से खुद को नॉर्मल दिखाते हैं, पर खुद के बेटे की बेरुखी उनके सही नहीं जाती थी। पर इस बारे में वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। वही चाची जी तो दोनों बाप बेटे के बीच की दूरी देखकर बेहद ही खुश थी। वो बाहर से कुछ भी दिखा नहीं रही थी, पर अंदर से वो कितना खुश थी ये वो ही जानती थी।
ये एस बड़ी ही क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। शिव की फैमिली कल ही इंडिया आ गई थी। शिव के दादाजी ने शिव को आज उनके उस पुश्तैनी सिंघानिया मेंशन में बुलाया था। उनके कहे अनुसार शिव आज से अपनी फैमिली के साथ इसी मेंशन में रहने वाला था। मेहरा मेंशन। श्रेया और उसके डैड स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। श्रेया उनको केके की डेथ के बारे में बताती है। केके की सवाई सुन के एक पल के लिए तो श्रेया के डैड शॉक हो जाते हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था उनका सगा भाई उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे हो कि रणविजय रॉय के ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनका सगा भाई बाला केके यानी कि करण कपूर उनका सगा भाई कैसे हो सकता है। तो चलो मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। रणविजय रॉय यानी कि आदित्य रॉय और सिया मेहरा के पति की डेथ हो चुकी है और जैसे ही उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया उनके शरीर में श्रेया कपूर के डैड यानी कि आलोक कपूर की आत्मा समा गई थी। श्रेया ने रणविजय रॉय की आत्मा को मुक्ति प्रदान करने में हेल्प की थी। उनकी इस धरती पर से कार्यकाल खत्म हो गया था और श्रेया के डैड यानी कि आलोक कपूर को धोखे से मर गया था, इसलिए उनको अपनी जिंदगी जीने का एक और मौका मिला गया था। वो अब अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता सकते थे और साथ में उनको अपनी बेटी के कातिलों और खुद के कातिलों को भी उनकी किए की सजा देनी थी। श्रेया और उसके डैड अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकते थे। अगर वो किसी को बताने भी चाहे तो भी बता नहीं सकते थे। वो प्रकृति और बागवान के इस निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते थे और वो चुप रहकर उनको जो दूसरी जिंदगी दी है जिसके पीछे कोई कारण है उसको पूरा कर सकते हैं। श्रेया अपने डैड से कहती है, डैड अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, आप जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम रिया, राज और आराधना को उनके किए की सजा देंगे। मैं अब और वक्त नहीं गवा सकती, जल्दी से अपना बदला लेके मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ। श्रेया की बात पर उसके डैड भी सहमति जताते हैं। वो भी यही चाहते थे और जब से उनको पता चला है कि रिया उनकी नहीं बल्कि उनके भाई की बेटी है जिसे आराधना ना ने धोखे से ये उनकी ही बेटी है ये कहा था, अब वो उन दोनों को और साथ में राज को उसके किए की बेहद बड़ी सजा देने वाली थे। वो मन में ही कहते हैं, आराधना, रिया और राज, अब तुम लोग मेरा वो रूप देखोगे जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्रेया और उसके डैड थोड़ी देर कुछ बातें करते और फिर स्टडी रूम से निकल जाते हैं। श्रेया अपने डैड से बात करके सीधा अपनी मॉम की कंपनी मेहरा इंडस्ट्री चाय जाती है। वो मेहरा इंडस्ट्री में सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट से सिया जी के केबिन में चली जाती है। उसको किसी ने भी सीईओ केबिन में जाते नहीं देखा था। सिया ने इस वक्त अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया था। श्रेया जब अपने मॉम की केबिन में एंटर करती है तो देखती है कि उसकी मॉम कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही है। वो इस वक्त बेहद ही सीरियस लग रही थी। जब सिया जी को लगता है कोई उनके केबिन में बिना परमिशन एंटर कर चुका है तो उनको बेहद गुस्सा आता है। वो गुस्से से ऊपर देखती हैं और जब उनको अपने सामने उनकी प्यारी और लाडली बेटी श्रेया देखती हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था वो चुटकियों में गायब हो जाता है। उसकी जगह उनके चेहरे पर बड़ी स्माइल ने ले ली थी। सिया जी श्रेया को देखकर खुश होकर उसको बैठने को कहती हैं। सिया जी बड़ी ही खुशी से श्रेया की तरफ देखकर कहती हैं, अच्छा हुआ बेटा तुमने कपूर इंडस्ट्री का प्रपोजल ठुकरा दिया। उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, उनके शेयर भी तेजी से गिर रहे हैं। अगर हमने उनके साथ पार्टनरशिप की होती तो हम बड़ी परेशानी सहनी पड़ती। सिया जी इतना कहकर चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी जिसे देख श्रेया अपने मॉम के हाथ पर हाथ रख उनसे कहती हैं, मॉम क्या हुआ, आप उदास लग रही हो। सिया जी श्रेया के सवाल से उसकी तरफ देखकर कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रही थी कि अभी आलोक कपूर होते तो उनकी कंपनी की ये कंडीशन नहीं होती। आज मुझे अपने उस दोस्त की बेहद याद आ रही है। इतना कहकर वो चुप हो जाती हैं और अपनी नम आंखें साफ करती हैं। श्रेया अपने मॉम की तरफ देखकर उनको धीर देती हैं और फिर उनसे कुछ कहती हैं जिससे अभी सिया जी का चेहरा सैड था उस पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। सिया जी श्रेया को देखकर खुश होकर उसको बैठने को कहती हैं। सिया जी बड़ी ही खुशी से श्रेया की तरफ देखकर कहती हैं, अच्छा हुआ बेटा तुमने कपूर इंडस्ट्री का प्रपोजल ठुकरा दिया। उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, उनके शेयर भी तेजी से गिर रहे हैं। अगर हमने उनके साथ पार्टनरशिप की होती तो हम बड़ी परेशानी सहनी पड़ती। सिया जी इतना कहकर चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी जिसे देख श्रेया अपने मॉम के हाथ पर हाथ रख उनसे कहती हैं, मॉम क्या हुआ, आप उदास लग रही हो। सिया जी श्रेया के सवाल से उसकी तरफ देखकर कहती हैं,
कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रही थी कि अभी आलोक कपूर होते तो उनकी कंपनी की ये कंडीशन नहीं होती। आज मुझे अपने उस दोस्त की बेहद याद आ रही है। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और अपनी नम आंखें साफ करती है। श्रेया अपने मॉम की तरफ देखकर उनको धीर देती है और फिर उनसे कुछ कहती है, जिससे अभी सिया जी का चेहरा सैड था उस पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। श्रेया की मॉम उसकी तरफ देखकर कहती है, सच में श्रेया? श्रेया बस अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे सुनके सिया जी बेहद खुश होती हैं। श्रेया कुछ देर अपनी मॉम से बात करने के बाद मेहरा इंडस्ट्री से चली जाती है। श्रेया अपनी कार में कहीं जा रही थी, तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर उसके चेहरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। श्रेया ड्राइवर को कार की हेवन कैफ़े की तरफ लेने के लिए कहती है। ड्राइवर भी अपनी मैडम कहने पर कार हेवन कैफ़े की तरफ लेता है। कुछ ही मिनट में श्रेया की कार हेवन कैफ़े के बाहर आकर रुकती है। श्रेया ड्राइवर को घर जाने को बोलती है, उसको टाइम लगेगा, वो खुद कैब से घर आ जाएगी। ड्राइवर भी उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। श्रेया ड्राइवर के वहां से जाने के बाद उस कैफे के थोड़ी दूर एक काली कार खड़ी थी, उसकी तरफ जाकर उस कार का बैक डोर खोलकर उसमें बैठ जाती है। उसके उस कार में बैठते ही वो कार अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में शिव और उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। आज सब बेहद खुश थे। सबसे ज्यादा खुश तो दादू और दादी जी थी, जो आज अपने परिवार को कितने साल बाद ऐसे साथ में खाना खाते देख रहे थे। आज उन दोनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लंच करने के बाद सभी हॉल में जाके बैठते हैं। आज शिव ने खास अपने दादू के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। वैसे तो ऑफिस उसका ही था, वो जब चाहे तब जा सकता था। दादी अपनी सारी फैमिली को हॉल में बैठे देख के सबको एक बार देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। दादी कहते हैं, कुछ ही दिनों में खुशी, रोहन, कुणाल और कार्तिक आ जाएंगे। अब जब हम सब यहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मुझे अब अपनी सारी फैमिली सुबह नाश्ते को और रात के डिनर पर साथ में चाहिए। इतना कहकर वो एक नज़र सबकी तरफ देखते हैं और फिर आगे कहते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर है भी तो अभी बताओ। कोई भी कुछ नहीं कहता। शिव भी उनकी इस बात से सहमत होता है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले अपने दादू और दादी के होठों पर मुस्कान देख ली थी, जो सब परिवार साथ में होने के कारण थी। वो जानता था जब से वो अमेरिका से इंडिया आया है, तब से उनकी पूरी फैमिली भीगी गई है। सब साथ में होते हुए भी एक साथ नहीं थी। कोई कब घर आता था, कब जाता था, इस बारे में किसी को भी कोई पता नहीं होता था। वो अपने दादी और दादू की खुशी को उनसे छीनना नहीं चाहता था। और वैसे भी डॉक्टर ने उनको खुश रहने को कहा था। 2 महीने पहले उनको माइनर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने को कहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, किसी को भी कुछ नहीं कहता पाकर दादू कहते हैं, तो ठीक है, अब से हम सब साथ में नाश्ता और डिनर करेंगे, क्योंकि शिव, कबीर, शिव के डैड और ऋषि, उनको दूसरा बेटा शिव के चाचा, तो अपने ऑफिस में बिजी होंगे। दादी अपने पास बैठे शिव की तरफ देखकर कहती हैं, शिव, आज हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप वो हमको देंगे। शिव अपनी दादी की तरफ देखता है, जो कि अपनी आस बारी नज़रों से उसको हो देख रही थी। शिव अपनी दादी के दोनों हाथ अपने हाथ में रखकर प्यार से उनकी आंखों में देखकर कहता है, दादी, आपको जो भी चाहिए हुक्म कीजिए, मांगने की क्या बात है। आपको जो चाहिए वो आपके सामने आ जाएंगे, बोलिए आपको क्या चाहिए। दादी अपने पोते शिव की तरफ देखकर कहती है, शिव, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि हम चाहते कि आप शादी कर लो। बोलो, करोगे ना। शिव और उसका पूरा परिवार दादी की बात से पहले तो शौक हो जाता है, फिर शिव की तरफ देखते उसके जवाब का इंतजार करते हैं। सबको पता था 7 साल पहले जो हादसा हुआ था, उस हादसे के वजह से शिव हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता था, इसलिए सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। शिव अपनी दादी की बात पर उनकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है दादी, मैं शादी करने को तैयार हूँ। पर शिव ने बस इतना ही कहा था कि दादी खुशी के मारे अपनी जाग से उठ खड़ी हुई। सब दादी का बचकाना देखकर खुश होते हैं। शिव अपनी दादी को सोफे पे बैठकर कहता है, दादू दादी, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस पर दादी और सभी परिवार का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शिव कहता है, दादी, मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। आपको उसको अपनाना होगा। शिव की दादी उसके इतना कहने पर एक पल के लिए शांत हो जाती और दूसरी हो पल शिव की तरफ शरारत से देखती हुई कहती है, मतलब मेरे चीते ने पहले ही अपनी ये कुड़ी पसंद कर ली है।
मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। तुमने अगर किसी को पसंद किया होगा तो वो लाखों में एक होगी और मेरे चीते की पसंद मेरी पसंद। शिव अपनी दादी की बात सुनकर हल्का सा स्माइल कर देता है और दादी की बात सुनकर अब हैरानी शिव की तरफ देखने लगते। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था शिव की लाइफ में कोई लड़की भी है, पर जब वो शिव के चेहरे की वो हल्की सी मुस्कान देख लेते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। पर उनमें से कोई था जी शिव के शादी के लिए हाँ कहने पर खुश था, पर जब शिव की लाइफ में कोई लड़की है और वो इसी से शादी करने वाला है और उसके लिए दादी ने हाँ भी कर ली और बाकी सारे परिवार के चेहरे को देखकर यही लग रहा था उनको भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। दादू जो कब से दादी और पोते की बात सुन रहे थे वो अपनी बहू नेहा की तरफ देखकर इलते हैं। बड़ी बहू देखो आज चीते ने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जाओ जल्दी से मिठाई लेके आओ। मुझे तो लग रहा था कभी ये शादी ही नहीं करेगा, लड़कियों से हमेशा दूर भगाता था, पर अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। आप सबका मुंह मीठा करो। शिव की माँ अपने ससुर की बात सुनकर उनको जी पापा के कर किचन से सबका मुंह मीठा करने के लिए कुछ लाने चली जाती हैं। वो भी आज अपने बेटे के लिए बेहद खुश थी। उनको हमेशा उसकी चिंता रहती थी, पर अब उसकी देखभाल करने को भी कोई होगी और जिसे खुद उनके बेटे ने पसंद किया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर कहीं न कहीं उनको इस बात का दुख भी था कि वो अपनी दोस्त से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकती थी। उनने अपनी बेस्ट फ्रेंड से वादा किया था कि अगर उसको बेटी हुई और उनको बेटा तो वो उन दोनों की शादी कराएंगी, पर अब वो भी तो क्या कर सकती थी। पिछले 10 सालों से उनका उनकी दोस्त से खुश भी कांटेक्ट नहीं था और वो अपने बेटे की खुशी भी उससे छीनना नहीं चाहती थी। ये वो बागवान की मर्जी समझकर सब अनवर छोड़ देती हैं। किचन से मिठाई लेके हॉल में आकर सबका मुंह मीठा कर देती और खुद अपने हाथों से अपने बेटे को मिठाई खिला देती और उसके सिर पर अपना ममता भरा हाथ रख देती हैं। शिव को नहीं लगा था ये सब इतना आसानी से हो जाएगा, पर अपने परिवार को अपने लिए खुश होता देख वो भी खुश था। तभी दादाजी की आवाज उसके कान में पड़ती है, क्योंकि उससे लड़की के बारे में पूछते हैं तो शिव उनसे उनको डायरेक्ट मिलने की बात कहता है, जिस पर सब रही हो जाते हैं। उस पर कहती है ठीक है, सीधा अपनी पोते बहू से हमको जब मिलना होगा तब मिला देना, पर पहले नाम तो बता दो मेरी पोता बहू का। अपनी दादी की एक्साइटमेंट देखकर शिव उनसे कहता है उसका नाम श्रेया है। दादी कहती है नाम तो अच्छा है, अब तो बस उससे जल्दी से हमको मिला दो। शिव कहता है ठीक है दादी, जल्दी ही मिला दूंगा। तभी हॉल में 3 लड़के और एक लड़की एंटर करते हैं और उनमें से एक लड़की अपनी प्यारी आवाज में कहते हैं दादी आपको किस से मिलना है, जारी हमको भी बता दो, हम भी मिल लेंगे। उसकी आवाज सुनकर सब उस तरफ देखते हैं तो उनको वहां पर 3 लड़के और एक प्यारी सी चुलबुली लड़की दिखाई देती हैं। उन चारों को देखकर सबके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी उन चारों की नज़र जब दादी के पास बैठे शिव पर पड़ जाती है तो चारों अपना बैग वही डोर के पास छोड़कर भाग कर जाके शिव को गले लग जाते हैं। उनके इस एक्शन पर घर वाले अपना सिर ना में हिला देते हैं, जैसे कि रहे हो इनका कुछ नहीं हो सकता। पर उन 5 को ऐसा देखकर सब खुश थे। वो दिल ही दिल में बागवान से इनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हो, ऐसा ही रहे ये दुआ करते हैं। शिव उन चारों को खुद से अलग कर उनको सोफे पे बैठने को कहता है और उनसे पूछता है कैसे हो तुम सब लोग। जिस पर वो लड़की जो अभी दादी से सवाल पूछ रही थी वो अपना मुंह बनाकर और झूठा गुस्सा दिखाकर कहती है भाई आप तो हमसे बात ही मत करो, आप अमेरिका आए और हमसे मिले बिना ही चले गए, हम आपसे बेहद नाराज हैं। इतना कहकर वो अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। वो तीनों भी उसकी बात में हाँ मिलते हुए कहते हैं हम भी आपसे बेहद नाराज हैं, दिस इज नॉट फेयर भाई, एक बार हमसे मिल लेते ना। उन तीनों में से एक लड़का कहते हैं जो उन चारों में बड़ा था और शिव से छोटा, वो कहता है भाई अब आप हमको मनाओ तभी हम आपसे बात करेंगे। शिव उन चारों की तरफ देखकर लाचारी में अपना सिर ना में हिला देता है, जैसे कह रहा हो इनका कुछ नहीं हो सकता था। शिव की हालत पर बाकी सब घर वाले अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। शिव उन चारों को खुद से अलग कर उनको सोफे पे बैठने को कहता है और उनसे पूछता है कैसे हो तुम सब लोग। जिस पर वो लड़की जो अभी दादी से सवाल पूछ रही थी वो अपना मुंह बनाकर और झूठा गुस्सा दिखाकर कहती है भाई आप तो हमसे बात ही मत करो, आप अमेरिका आए और हमसे मिले बिना ही चले गए, हम आपसे बेहद नाराज हैं। इतना कहकर वो अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। वो तीनों भी उसकी बात में हाँ मिलते हुए कहते हैं हम भी आपसे बेहद नाराज हैं, दिस इज नॉट फेयर भाई, एक बार हमसे मिल लेते ना।
उन तीनों में से एक लड़का कहते हैं, जो उन चारों में बड़ा था और शिव से छोटा, वो कहता है, भाई अब आप हमको मनाओ, तभी हम आपसे बात करेंगे। शिव उन चारों की तरफ देखकर लाचारी में अपना सिर ना में हिला देता है, जैसे कह रहा हो इनका कुछ नहीं हो सकता था। शिव की हालत पर बाकी सब घरवाले अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। शिव अपने सामने बैठे अपने 3 भाई और एक बहन को देख रहा था, जो बच्चा जैसा मुंह बनाकर उससे रूठ कर बैठे थे। शिव अपने भाई बहनों से बेहद प्यार करता था। अपने परिवार से दूर होने के बाद भी वो हमेशा अपने 3 भाई और बहन के कांटेक्ट में था। शिव उन करों को ऐसे रूठता देखकर कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम चारों मुझसे गुस्सा है तो मैंने जो गुड़िया के लिए लिमिटेड एडिशन की बैग ली है, जो उसकी फेवरेट है, वो अब मैं किसी और को दे दूंगा। और जो 3 स्पोर्ट कार्ड ली हैं, को अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हो गई हैं, वो भी अब मैं वापस कर देता हूँ, नहीं तो राघव को या राहुल को दे दूंगा। उसने बस इतना ही कहा था कि उसकी बात सुनकर वो चारों जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर अपने भाई के पास बैठकर कहते हैं, नहीं भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। शिव उनकी तरफ असमंजस से देखकर कहता है, भला मैं ऐसा क्या नहीं कर सकता। उसकी इस बात पर खुशी यानी कि शिव की छोटी बहन कहती है, भाई अब आपने वो बैग लिया ही है तो आप उसको वापस कैसे कर सकते हो, ये अच्छा थोड़ी ही लगता है। और आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। और वो बैग जो आपने मेरे लिए लिया है, वो आप वापस नहीं करेंगे, वो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। शिव उसकी बात सुनकर अपनी हंसी दबाते हुए उससे कहता है, पर अभी तो कुछ समय पहले तुम कह रही थी कि तुम मुझसे गुस्सा हो और नाराज भी हो। जिस पर खुशी अपने चेहरे पर सिली स्माइल लाके कहती है, भाई वो पहले थी, अब नहीं हूँ। उस पर शिव कहता है, ठीक है। जिस सुने के बाद खुशी अपनी भाई के गले लगकर उससे कहती है, थैंक यू भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। वो तीनों लड़के भी अपने भाई से कहते हैं, भाई हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे, हम आपसे कोई गुस्सा नहीं है और नाराज भी नहीं है। आपने जो हमारे लिए स्पोर्ट्स कार्स ली हैं, वो किसी को मत देना। ये सब कहते हुए वो लोग बेहद मासूम लग रहे थे। शिव उनको ऐसे देख उनके सिर पर हाथ फिराकर कहता है, ठीक है, वो कार्स आपकी ही है। जिस पर वो तीनों खुश होकर शिव के गले लग जाते हैं। बाकी सारी फैमिली शिव को इतने आसानी से अपने भाइयों को और बहन को मनाते देख खुश हो जाते हैं। बड़ी ही हंसी खुशी दिन कब बीत जाता है, उनको पता ही नहीं चला। आज शिव कितने सालों बाद अपने फैमिली के साथ ऐसे टाइम बिता रहा था और खुश भी था। दूसरी तरफ श्रेया उस ब्लैक कार में बैठकर अपने सीक्रेट महल में आ जाती है। महल के अंदर एंटर करने के बाद वो सीधा इस महल में बने तहखाने की तरफ चली जाती है। लिफ्ट से बेसमेंट में जाने के बाद उसके सामने एक बड़ा डोर दिखाई देता है। वो उस डोर पर लगे लॉक को अनलॉक करके उसके अंदर एंटर करती है। उसके बाद वो थोड़ी देर बड़ी ही आगे चलती उसके आगे दूसरा डोर दिखाई देता है, जो कि पूरा ब्लैक कलर का था। वो इस डोर पर बने स्पेशल लॉक को अनलॉक करके आगे बढ़ती है तो उसके सामने फिर से एक डोर आता है, को बाकी के 2 डोर से कुछ अलग था। उस डोर के अंदर जाने के लिए श्रेया को 2 बूंद खून उस डोर के सामने लगे कमल पर डालते उसके बाद ही वो डोर खुलने वाला था। श्रेया वैसा ही करती है, अपनी उंगली को हल्का सा कट लगाकर वो अपना 2 बूंद खून उस कमल को डाल देती है। उसके ऐसे करते हैं वो दरवाजा एक कर्कश ध्वनि के साथ अपने जगह से साइड हो जाता है और आगे जाने के लिए रास्ता नजर आता है। श्रेया जब अंदर देखती है तो अंदर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये बेसमेंट का तहखाना है। उस डोर से बाहर दूसरी डोर तक जो उससे 500 मीटर की दूरी पर था, उस तक जाने के लिए वहां पर एक लकड़ी से बना हुआ पुल बनाया गया था। श्रेया अपना कदम आगे बढ़ाकर उस पुल पर रख देती है और आगे चलने लगती है। उस लकड़ी के पुल के नीचे एक गहरी खाई थी, उसमें से नीचे नदी बह रही थी। ऊपर से नीचे देखने से कोई भी घबरा सकता था। वो दृश्य बेहद ही भयानक था और डरावना भी। इस पुल से नीचे गिरे तो सीधा बागवान के पास ही जाना होता। वहां आसपास के वातावरण में बेहद ही पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही थी, साथ में वहां पर अलग प्रकार की तितलियां ये से वहां घूम रही थी। वहां पर बेहद सारे पेड़ दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर वहां का नज़ारा बेहद ही सुंदर और मनमोहक था। उसी के साथ उस खाई के रूप में भयानक भी था। श्रेया जैसे जैसे उस पुल पर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। उसे बेहद ही हल्का महसूस हो रहा था। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, उसे बेहद अच्छा लग रहा था। श्रेया अपने आसपास देखते देखते कब उस डोर तक पहुंच गई, इस बारे में खुद उसको पता ही नहीं चला।
उस डोर को ओपन करके वो आगे बढ़ती है तो उसको अपने सामने बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। वो उसी बर्फ पर चलते चलते आगे बढ़ रही थी। कुछ ही समय में उसके सामने आखिरी डोर आता है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ था। उसको ओपन करने के बाद श्रेया अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकती थी। इस डोर को ओपन करने के लिए श्रेया अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर मौजूद उसने जागृत किए हुए 5 तत्वों को आह्वान करके उनको आपस में एकत्रित करके एक चक्र बनाकर उस द्वार पर उसी चक्र के आकर के छेद में रख देती है और उसको एक बार दाएं तरफ और फिर 2 बार बाएं तरफ घूमती है और उस द्वार से कुछ कदम पीछे जाके खड़ी हो जाती है। कुछ ही समय बाद उस चक्र से एक रोशनी निकलने लगती, उसी के साथ वो द्वार 2 भागों में बंट जाता है और श्रेया को आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। श्रेया के सामने अब थोड़ी दूरी पर एक बर्फ से ढकी हुई गुफा नजर आती है जिसमें से एक तेजस्वी रोशनी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो रहा था। श्रेया के कदम अपने आप उस गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी के साथ जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वहां के वातावरण में बदलाव नजर आ रहा था। जो वातावरण थोड़ी देर पहले एकदम शांत था, वहां पर कोई भी या किसी भी प्रकार के जीव की हलचल नजर नहीं आ रही थी। अभी उस जगह पर जीवों को हलचल सुनाई देने लगती है। जिस जगह पर पहले सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी थी, अब वहां पर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी जिससे वहां पर मौजूद हर पक्षी, प्राणी, लहान मोटे जीव सब खुश और प्रसन्न लग रहे थे। श्रेया कुछ ही समय में उस गुफा के द्वार के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके कोना में किसी की आवाज आती है क्योंकि उसको इस गुफा के अंदर बुला रहा था। तो श्रेया बिना किसी बात की परवाह किया हुए उस गुफा में अपने कदम रख देती है। श्रेया उस गुफा के अंदर एंटर करती है तो उसे अपने सामने बेहद सारे अघोरी हवन कुंड के सामने बैठे हुए देखते हैं और वो सब मंत्र उच्चारण के साथ उस हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। और उन्हीं के कुछ कदम की दूरी पर एक महान तेजस्वी साधु महाराज अपनी आंखों को बंद करके अपने साधना में लीन दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर बेहद ही तेज था, वो देखने से कोई मामूली साधु नहीं लगते। उनके चेहरे से आ रहा वो तेज और उनके आसपास से आ रही पॉजिटिव एनर्जी से ही उनकी महानता साफ नजर आ रही थी। जैसी ही उसको नजर उन पर पड़ती है तो श्रेया उनके चेहरे पर नजर आ रहा तेज देखकर उसके मन में जो हलचल हो रही थी वो शांत हो जाती है। उसी वक्त वो महान तेजस्वी साधु महाराज अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखें खुली देख श्रेया उनको झुक कर प्रणाम करती है तो वो साधु महाराज भी उसको आशीर्वाद देते हैं। वो श्रेया को अपने सामने के आसन पर विराजमान होने को कहते हैं। श्रेया भी उनकी बात मानते हुए उनके सामने के आसन पर बैठ जाती है और वो अपने आंखों में ढेर सारे सवाल लिए हुए उनकी तरफ देख रही थी। उसको अपनी तरफ सवाल बड़ी नज़रों से देखता देख साधु महाराज कुछ नहीं कहते, बस हल्का सा मुस्करा देते हैं। दूसरी तरफ रिया और राज और अर्धाना की हालत इस वक्त बेहद ही खराब थी। कपूर इंडस्ट्री बैंक करप्ट होने के बाद उन लोगों ने लिए हुए लोन चुकाने के लिए उनकी जो भी बाकी की प्रॉपर्टी थी वो सारी सील की गई थी। उन तीनों के पास अब बस वो जिस घर में रह रहे थे वो कपूर विला ही बचा था। उसी के साथ उनके सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी खाली थे। वो तीनों ही कपूर मेंशन के हॉल में पर बैठ थे। उन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था अब वो करे तो आखिर आगे क्या करे। अब वो तीनों ही दानों दानों के लिए मोहताज हो गए थे। सारे सर्वेंट को निकल दिया गया था या यूं कहीं वो ही छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो इन लोगों के कंडीशन अच्छी तरह से जन गए थे। इन लोगों के पास अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब उनका ये रहकर भी कोई फायदा नहीं था। राज, रिया और अर्धान सब यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, नहीं तो बेहद जल्द उनकी भीख मांगने की नौबत आ सकती है। तभी राज के मोबाइल पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जैसे उसके परेशानियों का हल मिल गया हो। To be continued in a next video. Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.